Ji, the topic that we were discussing yesterday was the Kashmir dispute. Good morning. कश्मीर डिस्प्यूट को हम डिस्कस कर रहे थे और कश्मीर डिस्प्यूट के अंदर हमने बेसिकली कुछ पॉइंट्स जो शुरू के देखे थे, वो शुरू के कुछ पॉइंट्स में हमने सबसे पहले अंडरस्टैंड किया था कि व्हाट एग्जैक्टली इज द डिस्प्यूट. ये डिस्प्यूट है क्या? व्हाई इंडिया क्लेम्स कश्मीर, वाई पाकिस्तान जो है वो क्लेम्स कश्मीर, इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू उस पर क्या है, वाई पाकिस्तान रिजेक्ट्स इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू. इसके बाद फिर हमने देखा कि यूनाइटेड नेशंस की जो रेजोल्यूशंस हैं वो किस तरह जो है आई यहाँ पर हैं हमारे पास, कितनी रेजोल्यूशंस मौजूद हैं और रेजोल्यूशंस क्या रेजोल्यूशंस हैं. रेजोल्यूशन 47 क्या थी, रेजोल्यूशन 39 क्या थी, रेजोल्यूशन 91, रेजोल्यूशन 122. इसके बाद हमने स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर को अंडरस्टैंड किया कि ये स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर था क्या. फिर हमने ये भी देखा कि स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर के अंदर हमने देखा कि आर्टिकल 35A जो है वो काफी अरसे से ऑलरेडी इंडिया कश्मीर के अंदर जो है वो मौजूद था. इंडिया ने उसको जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन भी दी 1953 के अंदर. फिर हमने ये देखा कि कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है वो रिवोक कर दिया गया. कश्मीर का स्पेशल स्टेटस रिवोक क्यों किया गया और इसके अंदर पीछे क्या लीगल ऐसी चीजें हैं जिसके बेसिस पर हम ये कहते हैं कि इंडिया का जो इंडिया ने जो काम किया, इंडिया का जो टास्क था जो बेसिकली इसको रिमूव करने का स्पेशल स्टेटस को, वो इलीगल कैसे है, वो इलॉजिकल कैसे है, एंड व्हाई इंडिया जो है एट द फर्स्ट प्लेस वो इसको रिवोक कर ही नहीं सकता था, या उसने किया भी है तो उसने कैसे वायलेशंस ऑफ लॉज किए हैं. हमने डोमेस्टिक लॉज भी उनके देखे, हमने बायलैटरल लॉज के अंदर हमने शिमला एग्रीमेंट को देखा और फिर हमने इंटरनेशनल लॉज को भी देखा. ये सारी की सारी चीजें हमने जो है कल की क्लास के अंदर डिस्कस की थी. डू वी हैव एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द लास्ट क्लास? अभी तक को कोई सवाल आपके जहन के अंदर हो, आपके पास अंडरस्टैंडिंग कोई प्रॉब्लम अभी आपको अभी तक को फेस आ रहा है? क्योंकि बाकी आपको पता है अभी अपनी 4-5 पॉइंट्स अभी पढ़ने हैं जिसमें सोल्यूशंस भी हैं, जिसके अंदर इंप्लीकेशंस भी हैं, जिसके अंदर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का पॉइंट ऑफ व्यू भी है और जिसके अंदर हमारे पास करंट सिनेरियो जो उसमें डोमिसाइल लॉ चल रहा है वो किस तरह चीजें अफेक्ट कर रही हैं उसको भी हमने अभी देखना है. जी, रिकमेंडेटरी रेजोल्यूशंस जो हैं वो बेसिकली आपके पास दो तरीके से जो आपके पास रेजोल्यूशंस आती हैं यूनाइटेड नेशंस की. ये हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस का ही है. हमने इंशाल्लाह आज कश्मीर को खत्म करके पहले 1 घंटे में कश्मीर को खत्म कर लेंगे और उसके बाद फिर हम यूनाइटेड नेशंस को स्टार्ट करेंगे. तब यूनाइटेड नेशंस में जब आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशंस जो कि सिक्योरिटी काउंसिल पास करती है. एक रेजोल्यूशन होती है रिकमेंडेटरी रेजोल्यूशन, एक रेजोल्यूशन होती है बाइंडिंग रेजोल्यूशन. जो रिकमेंडेटरी रेजोल्यूशन होती है वो चैप्टर नंबर 6 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर में पास होती है. वो रिकमेंडेटरी होती है और उसको इंप्लीमेंट करना जो होता है वो काम होता है उन स्टेट्स का जिसके लिए उन्होंने उसको पास किया. और दूसरी जो चैप्टर 7 के अंदर रेजोल्यूशन पास होती है वो बाइंडिंग रेजोल्यूशन होती है कि अगर आपने उसको फॉलो ना किया तो आप पर सैंक्शंस भी लग सकते हैं और इसके अलावा अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आप फिर रेपरेशन भी पे करेंगे और वो बाकी सारी चीजें भी इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं. तो ये इंशाल्लाह जब आपको मैं यूनाइटेड नेशंस अभी पढ़ाऊंगा यूनाइटेड इसके पास कश्मीर के बाद, तो मैं उसके बाद आपको जो है वो बताऊंगा कि किस तरह एग्जैक्टली ये चैप्टर 6 और चैप्टर 7 का आर्गुमेंट जो है एग्जिस्ट करता है. चैप्टर नंबर 6 में आपका क्वेश्चन ये है कि क्या कश्मीर की रेजोल्यूशन चैप्टर 6 के अंदर है. अब इसके ऊपर जो है बेसिकली एक एम्बिगुइटी जो है वो बड़ी ज्यादा क्रिएट होती है और बड़ी ज्यादा एम्बिगुइटी एग्जिस्ट करती है सिस्टम के अंदर. वो एम्बिगुइटी क्या है? वो एम्बिगुइटी ये है कि मैं आपको बड़ी सिंपल सी एक लॉजिक समझाता हूं कि बड़े लोग जो हैं वो ये भी आर्ग्यू करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस कश्मीर डिस्प्यूट पर इसीलिए इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही क्योंकि ये चैप्टर 6 की रेजोल्यूशंस हैं और चैप्टर 6 की रेजोल्यूशंस रिकमेंडेटरी रेजोल्यूशंस होती हैं, बाइंडिंग रेजोल्यूशंस नहीं होती. बड़े लोगों ने एतराज किया इसके ऊपर. लेकिन बीइंग द स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, आई स्टिल कंसीडर माई सेल्फ एज स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ. जी, मैं आपको बताता हूं कि वो वेगनेस किस तरह है. चैप्टर 6 और 7 में वेगनेस मैंने इसीलिए इसकी वेगनेस इसलिए रखी क्योंकि मेजॉरिटी रेजोल्यूशंस जो हैं वो चैप्टर 6 और 7 के अंदर हैं या नहीं है ये कभी भी नहीं बताया गया. अब इसकी मैं रीजन आपको बताता हूं वो क्या है. अब क्वेश्चन ये है कि क्या रेजोल्यूशंस कश्मीर की चैप्टर 6 में आई हैं या चैप्टर 7 में आई हैं? फ्रॉम 1945 ऑनवर्ड्स, 1945 से लेकर टिल 1960
1945 से लेकर 1960 तक, ऑलमोस्ट 1960 तक कुछ रेजोल्यूशंस इसके बाद भी हैं। तो फ्रॉम 1945 टिल 1960 सिक्योरिटी काउंसिल की जितनी भी रेजोल्यूशंस पास हुई थी, उसके अंदर सिक्योरिटी काउंसिल ने कभी भी ये नहीं बताया था कि ये चैप्टर 6 की रेजोल्यूशंस हैं या चैप्टर 7 की रेजोल्यूशंस हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने कभी भी ये नहीं बताया था फ्रॉम 1945 टिल 1960 कि जो रेजोल्यूशंस हम पास कर रहे हैं चैप्टर 6 की हैं, चैप्टर 7 की हैं। इसके बाद आफ्टर 1960 आहिस्ता आहिस्ता सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस के अंदर लिखा होता है कि चैप्टर 6 की रेजोल्यूशन है, चैप्टर 7 की रेजोल्यूशन। इस ऑब्जर्वेशन के मुताबिक अब एक कंक्लूजन जो हम जनरेट करते हैं वो ये है कि क्योंकि कश्मीर की रेजोल्यूशंस 1948 से लेकर 1957 के दरमियान में पास हुई है, तो वो ये इसके दरमियान में आती हैं, इस टाइम पीरियड के दरमियान में। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये चैप्टर 6 की रेजोल्यूशन है, चैप्टर 7 की रेजोल्यूशन है, क्योंकि इसके बारे में सिक्योरिटी काउंसिल ने खुद ही नहीं बताया आपको कि वो चैप्टर 6 की है या चैप्टर 7 की है। तो इसी अगर वो चैप्टर 6 की रेजोल्यूशंस होती और रिकमेंडेटरी होती और बाइंडिंग ना होती, तो पाकिस्तान जो पिछले 70 साल से ये रोना रो रहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस को इंप्लीमेंट किया जाए, उसके जवाब में सिक्योरिटी काउंसिल बड़ा सादा सा ये जवाब दे देता कि भाईजान ये रिकमेंडेटरी रेजोल्यूशंस हैं, ये बाइंडिंग रेजोल्यूशंस नहीं है, आप हमारे पर इल्जाम ना लगाएं। क्योंकि अगर सिक्योरिटी काउंसिल इसके बारे में ये बात नहीं कर रहा, इसका मतलब ये है कि ये रिकमेंडेटरी नहीं है। लेकिन हम इसको बाइंडिंग भी नहीं उतनी अरसे तक मान सकते, क्योंकि चैप्टर 7 भी अल्टीमेटली इसके अंदर नहीं लिखा आ रहा। तो ये एक ऐसी बात है, एक एम्बिगुइटी है इसके अंदर क्रिएट हुई कि जिसके अंदर हम ये भी बात नहीं कर सकते चैप्टर 6 की है, चैप्टर 7 की है। लेकिन चैप्टर 6 में ना होना हमारे ज्यादा फायदे का है कि चैप्टर 7 में हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। चैप्टर 6 का ना होना ये ज्यादा फायदे का है। आर्गुमेंट को ये समझिए कि अगर ये लिख दिया जाता कि चैप्टर 6 की है, तो रिकमेंडेटरी रेजोल्यूशन हो जाती और हम रिकमेंडेटरी रेजोल्यूशन इंप्लीमेंट करवाते फिर रहे होते। लेकिन अगर ये नहीं लिखा हुआ कि चैप्टर 7 की है, तो हमें इतना नुकसान नहीं है जितना ये ना लिखने से फायदा है कि चैप्टर 6 की नहीं है। ये एक एम्बिगुइटी है, जिसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट समझना है कि इसमें वेगनेस इसलिए नोट्स के अंदर भी जो है आपको नजर आएगी, क्योंकि ये अभी तक किसी ने क्लैरिफाई नहीं किया, ना सिक्योरिटी काउंसिल खुद क्लैरिफाई करती है। क्यों? उसकी रीजन ये है कि सिक्योरिटी काउंसिल ने इस टेन्योर के अंदर कभी बताया ही नहीं था कि चैप्टर 6 और 7 की रेजोल्यूशंस है, और वो रेजोल्यूशंस ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंटेबल हुआ करती थी जो इस ड्यूरेशन के अंदर पास हुआ करती थी। तो हम इसको, जो इस रेजोल्यूशंस को बाइंडिंग ही तस्वुर करेंगे, क्योंकि अगर ये नॉन बाइंडिंग होती तो आज इंडिया या यूनाइटेड नेशंस खुद हमारे इस आर्गुमेंट को रिजेक्ट कर चुका होता कि हमारी रेजोल्यूशंस नॉन बाइंडिंग है, हमारे पर इल्जाम ना लगाएं। तो ये आइडिया जो है वो एग्जिस्ट जो है वो करता है। दूसरा क्वेश्चन है, सर, इज दैट राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन इज सिमिलर टू द राइट ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट? नॉट दैट, इस तरह नहीं है। राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब ये होता है, जिसको उर्दू में हम हक खुद इरादियत कहते हैं, कि हमने डिसाइड करना है अपने बारे में। राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन या राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, वी नीड टू सेल्फ डिटर्मिन आवरसेल्व्स, कि ये हम, फॉर एग्जांपल, हमने डिसाइड करना है खुद। ये कॉन्टेक्स्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि आप इंडिपेंडेंट स्टेट की तरफ जाओगे, क्योंकि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन अगर आप कश्मीर पर लगाओगे तो अकॉर्डिंग टू रेजोल्यूशन 47 राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन अगर कश्मीर पे लगेगा थ्रू प्लेबिसाइट, तो वहां पर आपको या इंडिया के साथ जाना है या पाकिस्तान के साथ जाना है, वहां इंडिपेंडेंट स्टेट का ऑप्शन ही नहीं है। तो इसीलिए हम राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन को इक्विवेलेंट टू इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सी कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल कश्मीर की है, कि जिसके अंदर यह बात लिखी गई है कि आप इंडिपेंडेंट स्टेट अकॉर्डिंग टू रेजोल्यूशन 47 नहीं हासिल कर सकते। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन इज नॉट इक्विवेलेंट टू इंडिपेंडेंट स्टेट, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इट इज इक्विवेलेंट टू, बट नॉट ऑलवेज। तो क्योंकि कश्मीर के डिस्प्यूट के ऊपर ये राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है वो कश्मीरीज को ऑप्शन इंडिपेंडेंस की नहीं देता, इसीलिए वो इंडिया पाकिस्तान के साथ जाएंगे, इसीलिए ये इक्विवेलेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू द आइडिया राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का। In short, Security Council maneuvered Kashmir. No, I cannot say that Security Council maneuvered the Kashmir dispute because of the fact that United Nations Security Council never informed in all resolutions that are passed from 45 to 60. इसके दरमियान में पैलेस्टाइन का डिस्प्यूट भी आया, इसके दरमियान में कोरियन वॉर भी आई है, इसके दरमियान और बहुत से प्रॉब्लम्स आए हैं, राइट?
तो इसका मतलब क्या है कि वो सारे के सारे रेजोल्यूशंस तो हैं मैनिपुलेट किए गए होंगे, सिक्योरिटी काउंसिल ने मनूवर किए होंगे, नहीं। उसकी रीजन ये थी कि क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल एक नया इदारा बना था, तो सिक्योरिटी काउंसिल आहिस्ता आहिस्ता चीजों को जो है वो डिस्कस कर रहा था, देख रहा था, आहिस्ता आहिस्ता चीजें चल रही थी, उनको पता चल रहा था, ऐड हो रही थी, सब्ट्रैक्ट हो रही थी चीजें। एंड देन दे रियलाइज आफ्टर 1960 कि जनाब ये रिकमेंडेटरी और जो बाइंडिंग रेजोल्यूशन इसके बारे में इन्फॉर्म करना जो है वो जरूरी होता है। तो उन्होंने फिर 1960 के बाद आहिस्ता आहिस्ता इसको बताना जो है वो शुरू कर दिया। और अब जो है वो अगर आप देखें तो सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस के अंदर ये बाकायदा तौर पे लिखा होता है कि चैप्टर 6 की रेजोल्यूशन है, चैप्टर 7 की। कहां लिखा होता है ये मैं बता देता हूं आपको। ये अगर आप समझ लीजिए, ये एक पेज है, ये सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन समझ लीजिए इस पेज के ऊपर बनी हुई है। ये जो ऊपर की लाइंस होती है ना, ऊपर की, इसके अंदर आप देखिएगा तो आपको जो पहला फ्रेज है या पहला वर्ड है वो आपको अटैलिक मिलता है। अटैलिक होता है पहला वर्ड या पहला फ्रेज, ये यहां पर अटैलिक होगा। और इसके एंड पर, यहां पर इसके एंड पर मतलब कि जब पॉइंट खत्म हो जाता है तो कॉमा लगा होता है। जब ये इन पॉइंट्स को कहते हैं प्रीएम्बुलेटरी क्लॉजेस। प्रीएम्बुलेटरी क्लॉजेस का मतलब होता है कि वो रेजोल्यूशंस जो ऑलरेडी पास हो चुकी हैं या वो पॉइंट्स जो ऑलरेडी पास हो चुके हुए हैं एक इस स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर या इस स्पेसिफिक इशू के ऊपर, तो उनको अंडरटेक किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं रेजोल्यूशन पास कर रहा हूं कश्मीर के ऊपर दोबारा, तो मैं यहां पर लिखूंगा टेकिंग इनटू अकाउंट द रेजोल्यूशन नंबर 47 पास्ड ऑन द कश्मीर डिस्प्यूट, टेकिंग इनटू अकाउंट द रेजोल्यूशन 39 पास्ड ऑन द सर्टेन मैटर। राइट, जो ऑलरेडी चीजें पास हो गई हैं, जो ऑलरेडी चीजें ऐड हो गई हैं, जो बात हो गई है उनके ऊपर, वो यहां पर आती है। उसके बाद यहां पर एक लाइन लिखी होती है और उसके बाद यहां पर नंबरिंग शुरू हो जाती है। ये जो लाइन होती है ना, इसमें लिखा जाता है एक्टिंग अंडर द पावर ऑफ चैप्टर 6 ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल या एक्टिंग अंडर द पावर ऑफ चैप्टर 7 ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। तो यहां पर बेसिकली आपके पास आइडिया जो है वो आ जाता है कि ये चैप्टर 6 की है या चैप्टर 7 की, अल्टीमेटली जो है वो ऐड हो जाती हैं चीजें सारी की सारी। क्लियर है जी? तो ये आपके पास चीजें अंडरस्टैंड करने वाली होती हैं। चैप्टर 6 की रेजोल्यूशन है, चैप्टर 7 की रेजोल्यूशन अल्टीमेटली आपके पास जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो उसके बाद फिर आपके पास नंबरिंग शुरू हो जाती है। ये जो नंबरिंग वाले क्लॉज होते हैं इनको कहते हैं ऑपरेटिव क्लॉजेस। ऑपरेटिव क्लॉजेस का मतलब समझ लीजिए, ये समझ लीजिए कि शायद ये सॉल्यूशंस होते हैं कि जो आपके पास एग्जिस्ट कर रहे होते हैं एट द एंड ऑफ द डे। तो ये प्रीएम्बुलेटरी क्लॉजेस हैं, ये ऑपरेटिव क्लॉजेस। ठीक है जी? तो यहां पर लिखा होता है चैप्टर 6 से 7 का के बारे में। तो वो बेसिकली अब अगर आप देखें पुराने सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन जो कश्मीर पर आई हैं, वो अगर आप उठाकर देखें तो आपको ये लाइन मिसिंग नजर आएगी। यहां पर ये लाइन नहीं लिखी हुई, क्योंकि ये लाइन नहीं लिखी हुई इसलिए हम ये कह नहीं सकते चैप्टर 6 की है चैप्टर 7 की। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू था जो असल कश्मीर के ऊपर एग्जिस्ट करता था। और जी एनी अदर क्वेश्चंस? उमर कह रहा है काइंडली गिव अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट हैपेंड टुडे। कुछ भी नहीं हुआ, मैंने थोड़ी चाय पी है और हमने अभी क्वेश्चंस लिए हैं, बस ये हुआ है अभी तक, और कुछ भी नहीं हुआ। और इसके अलावा क्वेश्चन है मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट विल डिसाइड द फेट ऑफ द स्टेट। हाँ जी, क्या हुआ? मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट नुबैर, इसका क्वेश्चन का मुझे समझ नहीं आया। ये क्वेश्चन आप जरा इनको अनम्यूट कीजिएगा ना। हाँ जी, देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था किसी ने नोबेल को मेरे ख्याल में। हाँ जी, ऊपर से। हाँ जी, अनम्यूट करें। क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, क्वेश्चन जरा जी। नहीं, क्वेश्चन पूछना नहीं है। अच्छा जी, मेरा ग्रुप कौन सा है उसके अंदर? सीएसएस में। सीएसएस का ग्रुप ये है कि मैं आई एम एन इंस्ट्रक्टर एट फॉरेन सर्विसेज एकेडमी इस्लामाबाद। मैंने फॉरेन सर्विस जो है वो ऑप्ट करना था, लेकिन जिस तरह की अगर आप मेरी राइटिंग देखें, जिस तरह की मेरी राइटिंग है और जिस तरह की मेरी प्रेजेंटेशन होती है, तो मेरे रिटर्न के अंदर नंबर इतने कम थे कि उन्होंने मुझे फॉरेन सर्विस की बजाय उन्होंने इन्फॉर्मेशन ग्रुप में फेंक दिया। तो खैर मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया इन्फॉर्मेशन ग्रुप को।
और लेकिन मजे की बात यह है कि जिस फॉरेन सर्विस एकेडमी को मैं ज्वाइन करना चाहता था, आई एम एन इंस्ट्रक्टर ओवर देयर राइट नाउ, एंड आफ्टर दैट आई एम आल्सो वर्किंग विद यूनाइटेड नेशंस। तो मैं यूनाइटेड नेशंस के साथ काम कर रहा हूँ फॉर लास्ट 10 years। और इसके अलावा आई मीन इंस्ट्रक्टिंग एट फॉरेन सर्विसेज एकेडमी। तो आप लोगों में से जो इंशाल्लाह फॉरेन सर्विस में जाएंगे तो इंशाल्लाह विल सी ईच अदर ओवर देयर एज वेल। और जी जुनैरा कह रही है सर व्हाट्स सो स्पेशल इन कश्मीर दैट इंडिया इज नॉट लेटिंग इट गो। दो चीजें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं जुनैरा, इसके अंदर बड़ी दो चीजों को अंडरस्टैंड कर लीजिए। It will be a matter of huge embarrassment for India if it loses the plebiscite after 73 years। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज अंडरस्टैंड करने वाली है कि जो इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं ना, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल समझा देता हूं कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने एक बयान दे दिया कि जिसके अंदर उन्होंने सऊदी अरेबिया के साथ थोड़े से ताल्लुकात कशीदा जो है वो बना दिए, और एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए फिर हमारे जो है आर्मी चीफ और हमारे DGISI को वहां पर जाना पड़ा। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए बहुत से काम करने पड़ते हैं। अगर आप FATF की ग्रे लिस्ट के अंदर हो तो ये ह्यूज एम्बैरेसमेंट है आपके लिए कि आप FATF की ग्रे लिस्ट के अंदर मौजूद हो, तो आप वहां से निकलने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हो एट द एंड ऑफ द डे। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप प्लेबिसाइट वहां पर करवा देते हैं तो इंडिया इट विल बी अ मैटर ऑफ ह्यूज एम्बैरेसमेंट कि अगर वो 70 साल के बाद वो हार जाए। दूसरी एक बहुत बड़ी वजह, इंडिया कैन नॉट लेट गो कश्मीर, क्योंकि कश्मीर के अलावा इंडिया में 4 और सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं। एक नागालैंड की, एक तमिलनाडु की, एक आपके पास जो है असम की, और एक खालिस्तान की। ये 4 आपके पास इंडिया के पास और सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स भी चल रही हैं। इंडिया को यह पता है कि अगर मैंने राइट ऑफ प्लेबिसाइट कश्मीरियों को दे दिया तो ये बाकी 4 भी राइट ऑफ प्लेबिसाइट मुझसे मांगेंगे और अल्टीमेटली ये भी अलग होने की बात करेंगे या अल्टीमेटली सेपरेट होने की बात कर लेंगे। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि आप देख लीजिए कि एक स्कॉटलैंड का एक प्लेबिसाइट हुआ था कुछ अर्सा पहले, बाद में ब्रेक्सिट भी हुआ वहां पर, उसके बाद वेल्स ने भी प्लेबिसाइट की बात करनी शुरू कर दी, वहां पर आपके बाद नदरन आइलैंड भी प्लेबिसाइट की बात करना शुरू कर गया। एक एग्जाम्पल सेट होने की देर होती है, उसके बाद बाकी सारी की सारी चीजें फिर आगे चलना शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने एक नाम चेंज किया NWFP का खैबर पख्तूनख्वा किया, तो खैबर पख्तूनख्वा के बाद आपको फिर बाकी सूबों के अंदर से भी नाम चेंजिंग की बात शुरू हो गई। जब सूबों पर बात शुरू हो गई, हजारा सूबा की ऊपर भी बात शुरू हुई, उसके बाद बलोचिस्तान भावलपुर सूबे पे बात शुरू हो गई, आजकल कराची सूबे पे बात चल रही है, साउथ पंजाब सूबे की बात मजीद आगे चल पड़ी। तो एक एग्जाम्पल सेट होने की देर होती है, जिसके बाद बाकी सारी की सारी चीजें जो है फिर अल्टीमेटली उसके अंदर ऐड होना शुरू हो जाए। तो इंडिया कैन नॉट लेट गो कश्मीर, क्योंकि दैट विल सेट अ प्रेसिडेंट फॉर अदर separatist movements as well, and they will ask for the right of plebiscite from India as well, and ultimately वो फिर सेपरेट हो जाएंगे, और या उनको डर है कि वो सेपरेट हो जाएगा। तो ये चीजें जो हैं जिसकी वजह से उनको वो नहीं कर सकते, दे आर नॉट लेटिंग गो कश्मीर दैट इजीली, वो बड़ा प्रॉब्लम है उसके लिए। और इसके अलावा जी खालिद कह रहे हैं जी विल लॉस रीजनल हेजेमन यूज स्ट्रेटेजिक ऑफ कश्मीर, जी बिल्कुल ऐसे। इस रेजोल्यूशन 80 ऑन इंडिया पाकिस्तान क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। रेजोल्यूशंस तो बहुत ज्यादा हैं जिसपे हमने बात करनी है, लेकिन बात आर्गुमेंट में आपको बड़ा सिंपल सा ये बता रहा था कि रेजोल्यूशंस 11 रेजोल्यूशंस हैं। अगर आप लोगों ने बहुत ज्यादा डिटेल पढ़नी है तो फिर तो आपको 11 की 11 पढ़नी चाहिए, लेकिन मैं ये बात बता रहा हूं कि जो आपके क्वेश्चन के रिलेटेड है, जिसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी रेजोल्यूशन 91 और 122 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया ने यूनिलैटरल स्टेप उसके अंदर ले लिया। आपकी रेजोल्यूशन 47 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर से एक सोल्यूशन आपके लिए प्रोवाइड किया गया। रेजोल्यूशन 39 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के बाद रेजोल्यूशन 47 आई थी। तो इसलिए ये 4 रेजोल्यूशन मैंने आपको पढ़ाई है, वरना 11 रेजोल्यूशन अगर हम पढ़ाएं, बात उस पर करें तो कर तो सकते हैं, उस पर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो आपके टॉपिक को नहीं रिलेट करेंगे, क्योंकि वो सिचुएशनल रेजोल्यूशंस थी जो उस टाइम सिचुएशन को डील कर रही थी। फॉर एग्जांपल, सीज फायर को रोकने के लिए रेजोल्यूशन आ गई, अब वो हमारे ताल्लुक में नहीं है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है सीज फायर की रेजोल्यूशन को देखने का, क्योंकि वो खत्म हो गया हुआ है लाइन ऑफ कंट्रोल, क्योंकि सीज फायर लाइन बनी थी ना पहले। फर्स्ट आपके पास जनवरी 1948 को सीज फायर लाइन बनी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो बाद में शिमला एग्रीमेंट के बाद उसको लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम दे दिया गया, LOC। तो वो फिर एक रेजोल्यूशन आई थी। तो वो ऐसी रेजोल्यूशन है जिस पे हम बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो हमारे रिलेटेड नहीं है, हमारे टॉपिक के रिलेटेड नहीं है, जो हमने बेसिकली अंडरस्टैंड करना है सारी की सारा। ठीक है जी।
नाउ लेट अस डिस्कस these points, क्योंकि हम बात कर रहे थे implications के ऊपर, न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट के ऊपर और टाइम बॉम्ब, हाउ कश्मीर इज अ टाइम बॉम्ब। मैं एक अपना मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस दफा 2021 का जो सीएसएस का पेपर आएगा उसमें अगर कश्मीर के रिलेटेड सवाल आया, वो कश्मीर के रिलेटेड सवाल आया तो वो इस कॉन्टेक्स्ट में आएगा कि जस्टिफाई कश्मीर एज अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, या व्हाट विल बी द implications of the revocation of Article 370 and 35A, या how Kashmir is a time bomb between Pakistan and India, या what will be the implications of Kashmir dispute on the world या regional। इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आपके पास जो है वो ज्यादा आ सकता है, इसीलिए इस पॉइंट को समझना बड़ा जरूरी है कि how this will work। तो सबसे पहले हम पॉइंट डिस्कस करते हैं, न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट को अंडरस्टैंड करते हैं कि how Kashmir is a nuclear flashpoint, या how Kashmir may lead to a nuclear war between Pakistan and India, या how Kashmir is a time bomb between Pakistan and India। इस तरह की बातें जिस तरह भी आ सकती हैं, तो इसमें आर्गुमेंट्स में आपको बता रहा हूं, इन आर्गुमेंट्स को फिट वहां पे आपने बड़े आराम से कर लीजिएगा, क्योंकि ये आर्गुमेंट्स आपके ज़हन के अंदर होंगे तो फिट इन आप बड़े आराम से कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 जी, इस मामले में कश्मीर इज द ओनली टेरिटरी इन द वर्ल्ड, गौर से सुनिए मेरी बात को, कश्मीर इज द ओनली टेरिटरी इन द वर्ल्ड दैट इज A disputed territory, B surrounded by 3 nuclear power countries, Pakistan, India and China, and C not just surrounded by 3 nuclear power countries, all these 3 nuclear power countries have small claims on that territory as well। ये दुनिया की वाहिद टेरिटरी है जो A डिस्प्यूटेड भी है, B जिसको 3 न्यूक्लियर पावर कंट्रीज सराउंड भी करती हैं, पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना, एंड C ना सिर्फ सराउंड करती हैं बल्कि all 3 of them have certain claims on that territory as well। तो जब एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी जिसके ऊपर 3 न्यूक्लियर पावर कंट्रीज अपना डिस्प्यूट जो है वो लेकर आई हुई हैं, अगर वो टेरिटरी एग्जिस्ट करती है दुनिया के अंदर, तो उस टेरिटरी की वजह से एक न्यूक्लियर वॉर हो सकती है उन 3 कंट्रीज के दरमियान, क्योंकि वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और उसको 3 न्यूक्लियर पावर कंट्रीज सराउंड करती हैं। एग्जांपल देख लीजिए, पाकिस्तान इंडिया लड़ रहे हैं, अब लद्दाख के एरिया के अंदर देख लीजिए चाइना और इंडिया जो है वो स्टैंड ऑफ जो है वहां पर शुरू हो गया। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर अंडरस्टैंड करने का है। इसमें असद इसके अंदर चाइना का क्लेम 2 जगह के ऊपर है, एक आपके पास लद्दाख रीजन के अंदर चाइना का क्लेम आता है और एक आपके पास सिंकियांग रीजन में आता है। सिंकियांग वो रीजन था जो 1963 वॉर के बाद पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया था। तो पाकिस्तान ने चाइना को जो कश्मीर का एरिया गिफ्ट किया था, सिंकियांग का एरिया, पाकिस्तान ने चाइना को 1963 के बाद गिफ्ट कर दिया था, वो उनके पास है। और अब इंडिया और चाइना का जो स्टैंड ऑफ चल रहा है लद्दाख के अंदर, जो कि आपके पास इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है, तो दैट कम इनटू प्ले एट द एंड ऑफ द डे कि इसके अंदर ना सिर्फ हाउ कश्मीर इज अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, A it is a disputed territory, B it is surrounded by 3 nuclear power countries, C all 3 nuclear power countries have certain claims on that territory as well। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट जो है वो एग्जिस्ट जो है करता है इस सारे के सारे पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर। क्लियर है जी? चाइना का आपको बताया लद्दाख रीजन, लद्दाख के अंदर बुद्धिस्ट मेजॉरिटी ज्यादा रहती है। लद्दाख के अंदर, लद्दाख में जो बुद्धिस्ट मेजॉरिटी रहती है, वो बुद्धिस्ट मेजॉरिटी अल्टीमेटली चाइना का ये आर्गुमेंट है कि जो बहुत पुरानी हिस्ट्री है, चाइनीज हिस्ट्री जो है, चाइनीज हिस्ट्री के अंदर ये जो एरिया था लद्दाख का, ये चाइना की टेरिटरी हुआ करती थी, इसलिए चाइना उसको क्लेम करता है उस पॉइंट ऑफ व्यू को। वो ये उनका अपना इंडिया और चाइना का जो स्टैंड ऑफ चल रहा है उस पर इंशाल्लाह आपका टॉपिक एक होगा, वो आप उसमें डिस्कस कीजिएगा कि व्हाट इज इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ जो चल रहा है, आपको पता चलेगा अल्टीमेटली कि वो क्या क्या चीजें जो है उसके अंदर एग्जिस्ट जो है वो कर रही हैं। तो उसको हम वहां पर इंशाल्लाह डिस्कस जो है वो कर लेंगे, आपका टॉपिक वहां पर आ जाएगा। Was not that a unilateral step to gift a part of Kashmir? यूनिलैटरल स्टेप नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने हिस्से में से थोड़ी सी चीज उसको गिफ्ट की थी, वो 1963 में था, लेकिन यूनिलैटरल स्टेप ना करने का जो एग्रीमेंट हुआ था वो 1972 में हुआ था, जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था। तो आमना जो 1972 का शिमला एग्रीमेंट है उसमें यह बात फाइनल हुई थी कि आप यूनिलैटरल स्टेप नहीं लेंगे, लेकिन हमने जो चाइना को गिफ्ट किया है सिंकियांग, वो 1963 में किया था, और वो भी वो एरिया था जो हमारे पास था, उसमें से हमने थोड़ा सा गिफ्ट कर दिया उनको। तो वो हमारे पास यूनिलैटरल स्टेप का आर्गुमेंट हमारे इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि 1963 में किया था और हमारे पास एग्रीमेंट 1972 का हुआ था कि यूनिलैटरल स्टेप उसके अंदर हमने नहीं लेना। ये चीजें उसके अंदर जो है वो एग्जिस्ट जो है वो अल्टीमेटली करती है। क्लियर हो गया जी?
इसके अलावा जी दूसरा चाइना आ गया जी, यूनिलैटरल स्टेप। दूसरी कौन सी थी? दूसरी कौन सी मतलब? दूसरी सिंकियांग रीजन है। सिंकियांग रीजन, मैंने माहीन इस बारे में ये कहा था कि जो एक CSS 21 के रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकता है कश्मीर के ऊपर, वो इस तरह आ सकता है कि इंप्लीकेशंस ऑफ कश्मीर डिस्प्यूट क्या है, या हाउ कश्मीर इज अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, या वो हाउ कश्मीर इज अ टाइम बॉम्ब। इस तरह की क्वेश्चन जो है उसके ऊपर आ सकता है। कश्मीर के रिलेटेड ये सवाल जो है अल्टीमेटली कर सकते हैं जी। एक्साइचिन का एरिया तो अभी उसका इंडिया के साथ उनका जो है वो डिस्प्यूट चल रहा है ना। एक्साइचिन के एरिया के अंदर और लद्दाख के एरिया के अंदर उन दोनों का डिस्प्यूट चल रहा है, इंडिया का और जो है वो चाइना का। एक्साइचिन का पाकिस्तान से रिलेशन नहीं है, तो पाकिस्तान का सिंकियांग रीजन के साथ रिलेशन था उनके साथ। तो इंडिया के अंदर और चाइना के अंदर जो डिस्प्यूट चल रहा है कश्मीर में, वो बेसिकली लद्दाख रीजन के अंदर चल रहा है। और उसके बाद जो चीजें, उसके बाद जो रीजन है वो आपके पास लद्दाख उसको सॉरी एक्साइचिन का है। इसके अंदर अगर आपने पढ़ना है, मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने घर में पढ़ना है इसको तो घर में पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा। उस कॉन्सेप्ट का नाम है चिकन्स नेक। चिकन्स नेक, आप पढ़िएगा, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चिकन्स नेक बिटवीन चाइना एंड इंडिया। आप अगर ये कॉन्सेप्ट समझ लेंगे ना, आपको चाइना और इंडिया के दरमियान में जो स्टैंड ऑफ है वो तो समझ आ जाएगा। इसको गूगल कर लीजिए या इसको यूट्यूब कीजिए, यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखिएगा, वो आपको समझाएंगे कि चिकन्स नेक का कॉन्सेप्ट क्या है चाइना और इंडिया के दरमियान में। तो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ चिकन्स नेक बिटवीन चाइना एंड इंडिया। आपको सारे का सारा आर्गुमेंट जो है इंडिया और चाइना स्टैंड ऑफ के बारे में वो समझ आ जाएगा। यूट्यूब कीजिएगा, इस वीडियो को आपको मिल जाएगी, सारा कुछ पता चल जाएगा। ठीक है जी। अब ये आर्गुमेंट हमारे पास जो पहला, लेट अस अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, व्हाट मेक्स कश्मीर अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट। वन, कश्मीर A is a disputed territory, B surrounded by 3 nuclear power countries, C all 3 nuclear power countries have certain claims on that territory। तो अगर अपने क्लेम के लिए इन 3 न्यूक्लियर पावर कंट्रीज के दरमियान कहीं जंग हो सकती है, तो वो जंग सिर्फ और सिर्फ कश्मीर पर हो सकती है, क्योंकि ये उनका अपना सर्टन क्लेम उस पर एग्जिस्ट करता है। तो दैट मेक्स कश्मीर अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट। तो ये इंप्लीकेशंस में भी आएगा, या एक इसको टाइम बॉम्ब भी जो है वो कहा जा सकता है। Point number 2, what makes Kashmir a time bomb या what makes Kashmir a nuclear flash point? Understand कीजिए कि Kashmir is the only territory in the world, the only territory in the world where the force to people ratio is the highest। दुनिया में सबसे ज्यादा फोर्स टू पीपल रेशो जो है वो अगर कहीं एग्जिस्ट करती है तो वो कश्मीर में एग्जिस्ट करती है। कैसे? 8 लाख वहां पर फौज है और 80 लाख उनकी आबादी, और 80 लाख आबादी का मतलब है कि हर 10 बंदे के लिए एक फौजी मौजूद है। ये रेशो दुनिया में और कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। यानी 80 लाख पॉपुलेशन के लिए 8 लाख फौज जो मौजूद है, ये रेशो दुनिया में किसी जगह एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये दुनिया का सबसे ज्यादा मिलिटराइज्ड रीजन है। द वर्ल्ड्स मोस्ट मिलिटराइज्ड रीजन इज कश्मीर, क्योंकि आपके पास ये सारी की सारी आबादी जो एग्जिस्ट करती है, जो अल्टीमेटली एग्जिस्ट करती है, आपके पास 80 लाख आबादी नहीं, वो आपके पास नहीं है। 80 लाख आबादी टोटल उनकी जो है वो एग्जैजरेटेड आबादी बाद में है जो करती, लेकिन असल आबादी जो उनके पास है वो तकरीबन 80 लाख के करीब बनती है, और उनकी फौज भी 8 लाख के करीब बनती। तो 1:10 जो आपके पास बनता है, ये हाईएस्ट मिलिटराइज्ड रीजन है इन द वर्ल्ड। और जो मिलिटराइज्ड रीजन होने की वजह से ये एक टाइम बॉम्ब है। क्यों? बिकॉज इट हैज बीन मिलिटराइज्ड बाय इंडिया। तो अगर पीपल ऑफ कश्मीर दे विल आस्क फॉर देयर जो है वो राइट जो है वो टू ज्वाइन पाकिस्तान, या दे विल कम आउट ऑन द रोड्स टू रिटेलिएट इंडियन ब्रूटैलिटी, एंड दे विल बी एट द एंड ऑफ द डे वहां पर क्या होगा, जिस तरह खान साहब ने कहा कि दे विल बी अ ब्लड बाथ। ब्लड बाथ ही होगा, वहां पर रिटेलिएशन होगी, रिटेलिएशन के अंदर जंग होगी, और जंग के अंदर फिर आपको पता है कि जब जंग होती है तो फिर एक न्यूक्लियर वॉर ही चलेगी, कोई इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जंग हो गया एट द एंड ऑफ द डे। तो आइडिया ये है कि बिकॉज इट इज द हाईएस्ट मिलिटराइज्ड रीजन इन द वर्ल्ड, the biggest militarized region in the world, and when the people will retaliate due to this militarization, there are chances of a war, and the war will not be a simple war. It may lead to a nuclear war as well at the end of the day between Pakistan and India. Number 3 point पे बात कर लेते हैं।
अगर आप को पता है पाकिस्तान और इंडिया के जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन्स हैं, अगर आपको वो पता है तो आपके लिए पॉइंट समझना आसान हो जाएगा। इंडिया और पाकिस्तान, क्योंकि आपको पता है कि मैं आपको समझा देता हूं, इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं, आपको भी पता है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन्स हैं, यानी न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करने का जो उनका आइडिया है, न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करने का जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। इंडिया का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है वो एनएफयू है। एनएफयू का मतलब है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। इंडिया का आर्गुमेंट है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का, कि इंडियन न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन इज नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, कि हम पहला यूज नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स का। ये इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है। लेकिन पाकिस्तान का न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी है। पाकिस्तान का फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी है, न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन जो पाकिस्तान का एग्जिस्ट करता है। अब दोनों डिफरेंट है। अब अंडरस्टैंड कीजिए कि अगर दोनों डिफरेंट है तो इससे न्यूक्लियर वॉर होने का खदशा क्या है। खदशा यह है कि आफ्टर द रेवोकेशन ऑफ 370 एंड 35A, जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह, यस, राजनाथ सिंह ने ये ओपनली राजनाथ सिंह ने ये डिक्लेयर किया था, इंडिया के नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के बारे में कहा था कि वी विल रिव्यू आवर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, राइट। Rajnath Singh, the defense minister of India, said that we will review our no first use policy. इसका मतलब है कि वो आपको थ्रेट कर रहे हैं कि हम अपनी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को फर्स्ट यूज पॉलिसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर वो अपनी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को फर्स्ट यूज पॉलिसी में कन्वर्ट कर देंगे तो इट विल बी अ न्यूक्लियर वॉर एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि फिर ये थ्रेट टू न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा। तो अगर इंडिया अपने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को फर्स्ट यूज पॉलिसी में कन्वर्ट करता है तो फिर कश्मीर एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि कश्मीर की वजह से एट द एंड ऑफ द डे वो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को फर्स्ट यूज पॉलिसी में कन्वर्ट करने की बात जो है वो कर रहे हैं। तो हाउ कश्मीर बिकम्स अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, द इंडियन डिफेंस मिनिस्टर says that we will review the no first use Indian nuclear doctrine. That means they may lead towards a first use policy, and the first use policy will be a threat of a nuclear war between Pakistan and India. तो ये हमारे पास फर्स्ट यूज और नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का जो आर्गुमेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है, दैट मेक्स कश्मीर अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट। चौथे पॉइंट पर चलते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट इंप्लीकेशंस ऑफ कश्मीर will be the hydropolitics between Pakistan and India. यह हाइड्रोपॉलिटिक्स बहुत बड़ा मसला होगा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, क्योंकि पाकिस्तान की मेजॉरिटी जो आपके पास दरिया हैं वो सारे के सारे कश्मीर रीजन से आते हैं, और पाकिस्तान एक एग्रेरियन कंट्री है, और एग्रेरियन कंट्री के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो उसके वाटर रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि आपके पास एग्रीकल्चर वाटर के बगैर नहीं चल सकती। और अगर आपके पानी को रोक दिया जाएगा तो अल्टीमेटली फिर आपके पास कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द वॉर विद इंडिया। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि देयर इज अ थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वॉर ऑन हाइड्रोपॉलिटिक्स बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी ओपनली सेड दैट ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। ये मोदी साहब की अपनी स्टेटमेंट है कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। उन्होंने थ्रेट दिया था आपको कि वो हम आपका पानी रोक देंगे कश्मीर के अंदर जब हम कश्मीर पे कब्जा करेंगे। तो जब वो ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर का आपको वो जो है वो थ्रेट देते हैं, तो दैट मींस कि आपके पास फिर न्यूक्लियर वॉर के ऊपर ही खर्चा है, क्योंकि इफ दे स्टॉप द वाटर ऑफ पाकिस्तान, एग्रीकल्चर ऑफ पाकिस्तान विल बी डिस्ट्रॉयड। और फिर आर्गुमेंट ये है कि अगर किसी बंदे को तैरना ना भी आता हो और आपको समंदर में धक्का दे दे तो हाथ पांव तो वो भी मारता है, तो हाथ पांव तो फिर आप भी मारेंगे, और हाथ पांव मारने के लिए फिर आपके पास जो एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स जो आपने बनाए हैं वो शबरात पे चलाने के लिए तो नहीं रखे हुए, वो तो कहीं ना कहीं तो आप फिर चलाएंगे, फिर वो तब भी चलेंगे कि जब आपके पास फिर आपको खर्चा होगा हाइड्रोपॉलिटिक्स का। तो अल्टीमेटली सिचुएशन ये है कि the dispute of Kashmir may lead to hydropolitics between Pakistan and India, and Pakistan is an agrarian country. For an agrarian country, water is the most important resource, and on the other hand, the Indian Prime Minister says that water and blood and water cannot flow together. That is a threat that he's giving, that he may stop the water of Pakistan, and ultimately that will lead to a nuclear war between Pakistan and India, right? ये हमारे पास अल्टीमेटली एक पॉइंट ऑफ व्यू एग्जिस्ट जो है वो करता है। ये हमारे पास चौथा पॉइंट ऑफ व्यू आ गया कि व्हाट मेक्स
कश्मीर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, या व्हाट विल बी आप कह लो कि जो है वो how it will, what will be the implication of the Kashmir revocation of special status. पांचवें पॉइंट पर आ जाते हैं. अब पांचवें पॉइंट को अंडरस्टैंड करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मैं आपको जरा समझाता हूं कि व्हाट मेक्स कश्मीर अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट. जी, अगर हमारे रिसोर्सेज को छेड़ेगा तो हाँ जी वो ऐसे ही है. पाकिस्तान न्यूक्लियर पॉलिसी ऑब्वियसली यही है कि जब आप आपके न्यूक्लियर रिसोर्सेज को अगर आप कोई छेड़ने की कोशिश करेंगे तो अल्टीमेटली फिर आप उनको अपनी हिफाजत के लिए इसको इस्तेमाल तो करेंगे. ठीक है जी. अब फिफ्थ पॉइंट को अंडरस्टैंड करते हैं. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बड़ा मजे का पॉइंट है. व्हाट मेक्स कश्मीर अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट. पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है, इंडिया एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है. मुझे आप ये बताएं कि पाकिस्तान और इंडिया ने जो अपने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किए थे वो किस वजह से किए थे. वो किस वजह से किए थे पाकिस्तान और इंडिया ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स. Why Pakistan became a nuclear power country या why India became a nuclear power country? वो किस डिस्प्यूट की वजह से, वो किस वजह से न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप हुए थे? कश्मीर की वजह से. तो जब आपने अपने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप ही कश्मीर की वजह से किए हैं तो कश्मीर हुआ ना न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट. भाई अगर कश्मीर का डिस्प्यूट होता ही ना और आपके न्यूक्लियर वेपन्स बनते ही नहीं, तो न्यूक्लियर वेपन्स बनते ही नहीं तो आज हम न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट को डिस्कस ही ना कर रहे होते. तो अल्टीमेटली द डिस्प्यूट which led to the development of nuclear weapons between Pakistan and India was the Kashmir dispute. तो कश्मीर डिस्प्यूट की वजह से जो न्यूक्लियर वेपन्स बने, तो जब वो न्यूक्लियर वेपन्स बने ही कश्मीर डिस्प्यूट की वजह से, तो फिर कश्मीर डिस्प्यूट बनाना न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी अंडरस्टैंड कर लीजिए कि न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट कश्मीर इसलिए बन रहा है क्योंकि आप दोनों के न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप ही कश्मीर की वजह से हो रहे हैं. इंडिया और पाकिस्तान के जो एक डिस्प्यूट था जिसकी वजह से डेवलप हुए, तो दैट मेक्स कश्मीर अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट कि जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो है वो लड़ाई इन दोनों के दरमियान हो सकती. अब चलते हैं सिक्स्थ पॉइंट के ऊपर, इंप्लीकेशंस के अंदर. छठा पॉइंट ये है, एक बड़ी मशहूर इंटरनेशनल एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है जी, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है एक बड़ी जो है वो मशहूर, उसका नाम है जिनोसाइड वॉच. जीनोसाइड वॉच. जीनोसाइड वॉच की एक रिपोर्ट आई थी 2019 में जिसमें उन्होंने कहा था कि दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा जो जीनोसाइड रिस्क एरिया है वो कश्मीर है. इंप्लीकेशंस में बात बड़ी गौर से सुनिए. जीनोसाइड वॉच, a non-governmental organization, an international non-governmental organization says that the dispute or the point where it is the highest risk of genocide in the world is Kashmir. तो जब जिनोसाइड आपके पास कश्मीर के अंदर आपके पास ये अल्टीमेटली रिजल्ट होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब आपके पास स्पेशल स्टेटस आपने खत्म किया, जब स्पेशल स्टेटस खत्म करोगे तो फिर कंप्लीटली कश्मीर आपके अंडर आ जाएगा. इंडिया की बात कर रहा हूं. और इंडिया के जब अंडर आएगा तो फिर वहां पर जिनोसाइड का रिस्क है, वहां पे जिनोसाइड का अलर्ट मौजूद है कि दे विल लीड टू अ जिनोसाइड इन कश्मीर. एंड व्हेन दे विल लीड टू अ जिनोसाइड, दैट विल बी द इंप्लीकेशन ऑफ द रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370. आर्टिकल 370 की रेवोकेशन की एक इंप्लीकेशन ये हो सकती है कि देयर विल बी अ जिनोसाइड इन कश्मीर. और इस पॉइंट ऑफ व्यू को जस्टिफाई करने के लिए आप ये रेफरेंस दे सकते हैं कि द जिनोसाइड वॉच, a non-governmental organization, right? Non-governmental organization says that the area of the world which is the highest risk area of genocide right now in the world is Kashmir. तो कश्मीर की वजह से एट द एंड ऑफ द डे फिर वहां पे जिनोसाइड होगी और जिनोसाइड अल्टीमेटली एज एन इंप्लीकेशन ऑफ रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 निकलेगी. तो ये आपके पास एक रेवोकेशन के लिए सॉरी एक इंप्लीकेशन आपके पास आ गई जिनोसाइड वॉच के बारे में. पॉइंट नंबर 7, एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट आपके पास इंप्लीकेशन आपके पास नजर आई, आपको आपने देखा और ये नजर भी आएगा आपको इस इंप्लीकेशंस के अंदर कि द इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस आफ्टर द रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A हैव बीन डाउनग्रेडेड. बहुत ज्यादा डाउनग्रेड हो गए हैं पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस. So one of the implications of revocation of Article 370 and 35A is that the bilateral relations between Pakistan and India have been downgraded.
कैसे? एग्जाम्पल, पाकिस्तान ने इंडिया के डिप्लोमेट्स को वापस भेज दिया, इंडिया ने पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स को वापस भेज दिया, पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो बायलैटरल ट्रेड चल रही थी वो रुक गई, इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान में जो ट्रांजिट ट्रेड चल रही थी फ्रॉम पाकिस्तान वो भी रुक गई, पाकिस्तान ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्रेसिडेंट को अपनी एयर स्पेस यूज करने नहीं दी, उसकी परमिशन नहीं मिली, आपके प्राइम मिनिस्टर ओपनली कहते हैं कि देयर इज नो टाइम इन टॉकिंग टू इंडिया एनीमोर, आप कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाते हो, राइट? अब ये सारी की सारी चीजें क्या इंडिकेट कर रही हैं? ये इंडिकेट यही कर रही हैं दैट इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस हैव बीन डाउनग्रेडेड एज अ रिजल्ट ऑफ द रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370. तो वन ऑफ द इंप्लीकेशंस of the revocation of Article 370 that the bilateral relations between Pakistan and India have been downgraded. ये इसको आप इसके अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं एज अ 7th पॉइंट. अगर हम 8th पॉइंट पर चलते हैं, 8th पॉइंट के ऊपर आप इसमें रीजनल जो आपके पास एक प्रॉब्लम आएगा वो अल्टीमेटली ये आएगा कि द ऑलरेडी क्रम्बलिंग सार्क, जो ऑलरेडी क्रम्बलिंग सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, जो सार्क हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, the already crumbling SAARC will crumble more. ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा आपके लिए कि जब इंडिया और पाकिस्तान की वजह से सार्क उतना ज्यादा बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहा था बिकॉज देयर वाज अ डिस्प्यूट गोइंग ऑन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया ऑन कश्मीर, तो जिसकी वजह से सार्क इतना ज्यादा बेहतर काम नहीं कर रहा था, क्योंकि जब भी सार्क की मीटिंग होगी इंडिया पाकिस्तान उसमें मिलेंगे तो दे विल टॉक अबाउट कश्मीर, और कश्मीर की वजह से उनके दरमियान लड़ाई होगी या उनके दरमियान झगड़ा होगा, तो सार्क जो है ना वो एक आपके पास एक डमी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई थी. So after the revocation of Article 370 and the downgrading of the relations between Pakistan and India, the already crumbling situation of SAARC will crumble more. Ultimately नुकसान क्या होगा? इकोनॉमिक नुकसान होगा, प्रॉस्पेरिटी का नुकसान होगा, कोऑपरेशन का नुकसान होगा. तो the economy of India Pakistan, the regional economy, the trade, the overall image of SAARC will ultimately be downgraded because of India Pakistan's dispute on Kashmir. तो ये आपके पास अल्टीमेटली जो है वो एग्जिस्ट करता है. 8वां पॉइंट एज रीजनल इंप्लीकेशन ऑन कश्मीर के ऊपर. 9वें पॉइंट के ऊपर हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है. अगर हम 9th पॉइंट को जो है वो डिस्कस करते हैं, ये 20th रेफरेंस नोट कर लीजिए, 20th अगस्त 2019, 20th अगस्त 2019 को पाकिस्तान के जो हमारे करंट जो रिप्रेजेंटेटिव हैं टू द यूनाइटेड नेशंस, मिस्टर मुनीर अकरम ने डॉन में एक आर्टिकल लिखा था. इंतहाई खूबसूरत आर्टिकल वो लिखा उन्होंने, वो रेफ को पढ़िएगा और आप उसको आपको नजर आएगा कि वो चीजें उन्होंने बड़ी खूबसूरत उसके अंदर आर्गुमेंट लिखा. वो 20th अगस्त 2019 को आर्टिकल लिखते हैं कि कश्मीर विल बी इंडियाज अफगानिस्तान, कश्मीर विल बी इंडियाज अफगानिस्तान, इंडियाज अफगानिस्तान. अफगानिस्तान क्या है? अफगानिस्तान इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स. अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है. वो ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स क्यों कहते हैं? कि जितनी बड़ी बड़ी आपके पास जो है एम्पायर्स आई, आपके पास सोवियत यूनियन, आपके पास ये यूएस, इससे बड़ी बड़ी आपके पास जो एम्पायर्स आई वो फतह नहीं कर सके अफगानिस्तान को, क्योंकि वो जंगजू लोग हैं. वो अल्टीमेटली उन्होंने डिफेंड किया अपने आप. तो मुनीर अकरम ये आर्ग्यू करते हैं कि व्हाटएवर इंडिया इज डूइंग इन कश्मीर, इट विल बिकम इंडियाज अफगानिस्तान. कि जिस तरह अफगानिस्तान ने डिसइंटीग्रेट कर दिया दुनिया की पावर्स को, इस तरह जो कश्मीर में इंडिया कर रहा है, इंडिया विल बी डिसइंटीग्रेटेड बिकॉज व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इन कश्मीर विल लीड टू अ फायर एंड दैट फायर विल इनगल्फ द एंटायर इंडिया. क्योंकि अल्टीमेटली ये होगा कि जो एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट कश्मीर के अंदर चल रही है, जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट कश्मीर में चल रही है, दैट सेपरेटिस्ट मूवमेंट विल लीड टू खालिस्तान, इट विल लीड मोर टू नागालैंड, वो आगे फिर तमिलनाडु और आसाम, जहां जहां और सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही हैं, इट विल बिकम अ फ्यूल टू द फायर एट द एंड ऑफ द डे. तो वो बड़ा खूबसूरत आर्टिकल उन्होंने लिखा. तो इंप्लीकेशंस के अंदर आप ये बात भी लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस मुनीर अकरम, वन ऑफ द इंप्लीकेशंस ऑफ रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 will be that Kashmir will become India's Afghanistan, because as Afghanistan is declared as the graveyard of empires, it led to the disintegration of जो है वो big powers like Soviet Union. एक आपके पास USSR था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, जिसको USSR कहते हैं, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, उसको डिसइंटीग्रेट करके 17 डिफरेंट जो है वो कंट्रीज में उन्होंने डिवाइड कर दिया.
तो इस तरह इंडिया के अंदर भी ये जो है ये चीज होगी। दिस इज व्हाट मुनीर अकरम जो है आर्ग्यूज एट द एंड ऑफ द डे। तो उनका रेफरेंस जो है आप लिख सकते हैं इंप्लीकेशंस के अंदर। 10वां पॉइंट, इंप्लीकेशन के अंदर एक पॉइंट जो है वो मैं समझता हूं कि इसके अंदर आप एक पॉइंट देखिए, इंप्लीकेशन जो है ना वो जरूरी नहीं है कि इंप्लीकेशन हमेशा नेगेटिव ही हो, इंप्लीकेशन कभी कभी पॉजिटिव भी हो सकती है। एक जो स्लाइटली पॉजिटिव आइडिया है, पॉजिटिव नहीं मैं कहूंगा, आप ये समझ लीजिए कि रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 का जो एक स्लाइटली बेटर जो है इंप्लीकेशन है वो क्या है, वो इंप्लीकेशन स्लाइटली बेटर इंप्लीकेशन इसकी ये है एट द एंड ऑफ द डे कि कश्मीर एट द एंड ऑफ द डे the Kashmir dispute has been internationalized once again. The Kashmir dispute has been internationalized once again. Everyone is talking about Kashmir now. Dr. Maliha Lodi, the former Pakistan's ambassador to the United Nations, says that Kashmir was under discussion in the Security Council after 50 years. 50 साल के बाद Security Council was discussing Kashmir. Pakistani Prime Minister was talking about Kashmir in the United Nations General Assembly resolutions, United Nations General Assembly meeting. Dr. Mahathir Mohamad talked about Kashmir. Rajab Tayyip Erdogan talked about Kashmir. So the world community is now talking about Kashmir. So somehow it is slightly optimistic जो है वो point of view in this entire जो है context कि थोड़ा सा जो हमें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मिला है सारे सिचुएशन के अंदर कि एवरीवन इज नाउ टॉकिंग अबाउट कश्मीर, एवरीवन हैज रियलाइज्ड दैट समथिंग वाज गोइंग रॉन्ग इन कश्मीर. यू हैव बीन टॉकिंग अबाउट द एट्रोसिटीज ऑफ इंडिया इन कश्मीर फॉर लास्ट 70 years. No one was listening to you. लेकिन आफ्टर द रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 व्हाट आर दे डूइंग इन कश्मीर, आपकी बात अब दुनिया सुन रही है. यू नो द वर्ल्ड इज लिसनिंग टू यू. व्हाई द वर्ल्ड इज लिसनिंग टू यू? इवन प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं मैं मीडिएशन करने को तैयार हूं. रजब तैयब अर्दगान कहते हैं कि the attack on Pakistan will be declared an attack on Turkey. महातीर मोहम्मद ने पाम ऑयल जो है जो ट्रेड करते थे इंडिया के साथ, पाम ऑयल की ट्रेड को उन्होंने रोक दिया, जो एक्सपोर्ट करते थे उसको उसने रोक दिया. इट इज एन इंप्लीकेशन आपके पास. वो इंप्लीकेशन क्या है आपके पास? वो ये हुई है कि सॉर्ट ऑफ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि इट हैज बीन इंटरनेशनलाइज्ड वंस अगेन. Everyone is now talking about Kashmir. तो implication के अंदर आप थोड़ी सी ये भी बात कर सकते हैं कि ultimately आपके पास थोड़ा सा blessing in disguise आ गया है कि now everyone is talking about जो है वो कश्मीर at the end of the day. Clear जी? BIMSTEC formed as a tactic to replace SARC. Sort of. आप कह सकते हैं इसको, लेकिन ये एक proper debate है SARC के ऊपर कि क्या SARC का problem कहाँ है at the end of the day. तो BIMSTEC, yes, I agree to it, that it is somehow a threat to SARC. लेकिन I cannot say that it is an organization या it is a platform that is created to replace SARC. तो आप ये कह सकते हैं at the end of the day कि it is a threat to the already crumbling SARC. लेकिन हाँ एक बहुत negative point of view आप ले लोगे, बहुत strong आपको ना point लेना पड़ेगा इस point of view में. अगर आप ये कहोगे कि BIMSTEC जो है वो SARC को replace करने के लिए जो है वो ultimately, तो आपको ना defend करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा at the end of the day. तो ये आपके पास प्रॉब्लम हो जाएगा. तो 10वें पॉइंट में हम ये बात कर सकते हैं कि सॉर्ट ऑफ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एट द एंड ऑफ द डे कि जिसके अंदर कश्मीर जो है हैज बीन टॉक्ड अबाउट बाय द वर्ल्ड कम्युनिटी एट द एंड ऑफ द डे. जी, जो बाइडेन ने भी बात की इसके ऊपर. इवन जो बाइडेन ने कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं टू द पीपल ऑफ कश्मीर वो प्रोवाइड किए जाए. इंडिया शुड प्रोवाइड द फंडामेंटल राइट्स टू द पीपल ऑफ कश्मीर. अब वही बात है कि इट हैज बीन इंटरनेशनलाइज्ड वंस अगेन एंड एवरीवन इज नाउ टॉकिंग अबाउट कश्मीर डिस्प्यूट. तो ये सॉर्ट ऑफ ऑप्टिमिस्टिक से ही बात कर रहे हैं हम थोड़ी सी कि इट हैज बीन इंटरनेशनलाइज्ड वंस अगेन एंड यू नो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. तो सॉर्ट ऑफ आप इसको एंड पर लिख सकते हैं एज एन इंप्लीकेशन फॉर द कश्मीर डिस्प्यूट. क्लियर है जी? Huzaifah, so wasn't Trump's offer of mediation before 5th August? Yes, it was before 5th August, लेकिन उसने बाद में भी दोबारा कहा. Even after the revocation of Article 370, he again reiterated the idea, क्योंकि जब पाकिस्तान ने यूएस तालिबान पीस टॉक्स करवाई थी, तो यूएस तालिबान पीस टॉक्स के बाद फिर ट्रंप ने दोबारा कहा था कि मीडिएशन के लिए मैं तैयार हूं, आई एम अवेलेबल फॉर मीडिएशन. तो दोबारा कहा है उन्होंने, मीडिएशन की ऑप्शन दोबारा दी है उन्होंने. ये पहले तो उन्होंने दी थी ऑप्शन, दोबारा भी उन्होंने मीडिएशन की ऑप्शन दी आफ्टर दैट. ठीक है जी? तो ये अल्टीमेटली आपके पास जो है सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करता है, सॉरी इंप्लीकेशन जो एग्जिस्ट करती हैं जिसपे हम आप लिख सकते हैं. ये कुछ पॉइंट्स थे जिसको अंडरटेक करने की जरूरत थी एज इंप्लीकेशंस. नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं जी.
ऑप्शंस फॉर पाकिस्तान को डिस्कस करते हैं जी। अब हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है कश्मीर के मसले को हल करने के या इसको डिस्कस करवाने के इंटरनेशनल कम्युनिटी में। अब और कौन कौन से तरीके हमारे पास अवेलेबल हैं? हाउ कैन वी काउंटर इंडियन ब्रुटैलिटी, हाउ कैन वी काउंटर इंडियन आइडिया ऑन कश्मीर इन द वर्ल्ड, हम उसको कैसे काउंटर कर सकते हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड करते हैं। ऑप्शंस फॉर पाकिस्तान। अच्छा जी, टेबल टॉक कर लें और अल्टीमेटली आप जो है वो बातें कर लें जी, निगोशिएट कर लें। ये सारी बातें जो हैं वो बेसिकली हर बंदा लिखेगा कश्मीर के ऊपर। आपने कुछ ऐसे सॉल्यूशंस देने हैं जो थोड़े से क्रिएटिव लगें और उन पॉइंट्स को डिफेंड भी जो है आपने बेसिकली करना है। बड़े आराम से आप उसको डिफेंड भी कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द डे। तो आर्गुमेंट जो मैं देने लगा हूं वो ये है कि हमने जो सॉल्यूशंस अभी लिखने हैं जो पाकिस्तान के लिए, जो पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तान का लिखने लगे हैं, जो ऑप्शंस फॉर पाकिस्तान लिखने लगे हैं, ये ऑप्शंस फॉर पाकिस्तान थोड़े से क्रिएटिव होने चाहिए रादर देन कि जी निगोशिएशन तो करेंगे ही करेंगे ना, वो तो हम कर ही रहे हैं, वो तो सारे लिखेंगे, लेकिन आप लोग जो लिखेंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू उसका होना चाहिए। वो सॉल्यूशंस क्या हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दोस सॉल्यूशंस। पॉइंट नंबर 1, मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया समझा देता हूं। इस पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट को समझते वक्त आप जरा अंडरस्टैंड कर लीजिए। अगर आप लोग थोड़ी सी फॉरेन ऑफिस की वर्किंग को समझते हैं कि पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस कैसे काम करता है, तो आपको ये चीज जरा जल्दी समझ आ जाएगी जो पॉइंट ऑफ व्यू अभी आपको मैं बताने लगा हूं। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको समझा देता हूं कि फॉरेन ऑफिस वर्क कैसे करता है। अंडरस्टैंड ये कीजिए कि जब लोग फॉरेन ऑफिस के अंदर, जब इंडक्शन होती है, जो है स्टूडेंट्स जाते हैं फॉरेन ऑफिस के अंदर, तो फॉरेन ऑफिस में जाने के बाद जब आपकी एसटीपी कंप्लीट हो जाती है, इसको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम कहते हैं, तो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद आप मोफा ज्वाइन कर लेते हैं। मोफा इज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, जिसको हम मोफा कहते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को आप ज्वाइन कर लेते हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को जब आप ज्वाइन कर लेते हैं तो वहां पर आपको डेस्क्स अलॉट किए जाते हैं। डेस्क्स अलॉट, फॉर एग्जांपल आपको इंडिया डेस्क मिल जाएगा, आपको एससीओ डेस्क मिल जाएगा, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन डेस्क मिल जाएगा, आपको मिडिल ईस्ट डेस्क मिल सकता है, आपको ऑस्ट्रेलिया डेस्क मिल सकता है, आपको यूरोप डेस्क मिल सकता है। तो डेस्क अलॉट कर दिए जाते हैं। उसमें होता क्या है? उसमें होता यह है कि यू आर द फोकल पर्सन बिटवीन दैट स्पेसिफिक एरिया एंड द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। फॉर एग्जाम्पल, अगर पाकिस्तान से कोई डिग्नेटरी एससीओ कंट्रीज में जा रहा है, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, या वहां से कोई यहां पर आ रहा है, तो यू विल बी द फोकल पर्सन बिटवीन आपके पास डिग्नेटरीज, जो उनके सारे का सारा प्रोग्राम होगा, सारा कुछ। अगर वहां के कोई रिलेशंस उस स्टेट के या उस एरिया के, कोई पाकिस्तान के रिलेटेड जो न्यूज है या पाकिस्तान के रिलेटेड जो भी आपने डिप्लोमेसी की काम करना है, वो सारे का सारा आप उसके जिम्मेदार होते हैं। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि डेस्क का काम सिर्फ ये होता है कि वो उसने उस स्पेशलाइज्ड चीज पर काम करना है। सो अगर आप डिसआर्मामेंट डेस्क पर हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ डिसआर्मामेंट पे बात करेंगे, आप इंडिया पाकिस्तान रिलेशन से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एससीओ डेस्क पर बैठे हुए हैं तो आपका काम एससीओ डेस्क के रिलेटेड है, आपको इधर उधर की किसी चीज का फॉर एग्जाम्पल कोई लेना देना नहीं है, आप सिर्फ उस चीज पर काम करेंगे। यानी स्पेशलाइज्ड आपको एरियाज अलॉट कर दिए जाते हैं जो कि जिसके ऊपर आप काम करते हो। तो ये एक बैकग्राउंड समझाने के बाद अब मैं आपको सोल्यूशन समझाता हूं जो बेसिकली हमने कश्मीर के ऊपर करना है। अंडरस्टैंड कीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सोल्यूशन जो हमने अंडरस्टैंड करना है वो क्या। मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड जो है ना, दुनिया के अंदर जो गवर्नमेंट्स हैं वो तो शायद कश्मीर के बारे में जानती होंगी, गवर्नमेंट्स शायद कश्मीर डिस्प्यूट को समझती भी होंगी, लेकिन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि दुनिया के अंदर इंडियन डायस्पोरा बहुत ज्यादा है। इंडिया की आबादी बहुत ज्यादा है। डायस्पोरा कहते हैं जो आपकी आबादी बाहर रहती है, यानी जो पाकिस्तान की आबादी यूके में रह रही है, इट विल बी कॉल्ड पाकिस्तानी डायस्पोरा। क्योंकि इंडिया की आबादी भी आप देख लीजिए 1 अरब 38 करोड़ के करीब उनकी आबादी चली गई है, तो बहुत बड़ा डायस्पोरा दुनिया में एग्जिस्ट करता है इंडिया का। तो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, वहां की आवाम को, पूरी दुनिया की आवाम को इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू तो पता चल रहा है इंडियन डायस्पोरा की वजह से, लेकिन पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू कश्मीर के ऊपर इतना क्लियरली नहीं समझ आता क्योंकि पाकिस्तानी कम्युनिटी तादाद के अंदर कम है। इसको काउंटर करने के लिए जो सोल्यूशन है सबसे बड़ा, वो सोल्यूशन सबसे बड़ा ये है
कि पाकिस्तान शुड क्रिएट स्पेशलाइज्ड कश्मीर डेस्क्स इन ऑल इट्स एम्बेसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। जहां जहां दुनिया के अंदर पाकिस्तान की एम्बेसीज मौजूद हैं, वॉशिंगटन के अंदर, बर्लिन के अंदर, लंदन के अंदर, आपके पास जो है पेरिस के अंदर, जहां जहां पाकिस्तान की एम्बेसीज मौजूद हैं, वहां वहां स्पेशलाइज्ड कश्मीर डेस्क बनाए जाएं, ताकि वहां पे जो लोग आपके पास अपॉइंट हों वो सिर्फ कश्मीर के बारे में वहां की आवाम को बताएं कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन कश्मीर, व्हाई इंडियाज क्लेम ऑन कश्मीर इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, why Pakistan's claim on Kashmir is justified, what exactly is the Kashmir dispute. People don't know about instrument of accession, people don't know about the illegality of instrument of accession because no one told them. लोगों को नहीं पता कश्मीर के बारे में। अब दुनिया को शायद गवर्नमेंट्स को तो पता हो, लेकिन जो कश्मीर डेस्क पे बंदा होगा वो स्पेसिफिकली सेमिनार्स क्रिएट करवाएंगे, वॉक्स क्रिएट करवाएंगे, टॉक्स क्रिएट करवाएंगे, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ उस मुल्क में, उस जगह के ऊपर कश्मीर के प्रॉब्लम को हाईलाइट करना, ताकि दुनिया को पता चले कि व्हाट इज इंडिया डूइंग इन कश्मीर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि रादर देन talking to India on Kashmir dispute, we need to create awareness about Kashmir dispute in the masses of the world. दुनिया के अंदर हमें कश्मीर के डिस्प्यूट को जो है उसको हाईलाइट करना है, और कैसे करेंगे? स्पेशलाइज्ड कश्मीर डेस्क्स बनाकर इन ऑल पाकिस्तान एम्बेसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। जहां जहां पाकिस्तान की एम्बेसीज मौजूद हैं वहां वहां स्पेशलाइज्ड कश्मीर डेस्क बनाकर अवाम को बताया जाए कि व्हाट इज गोइंग ऑन। व्हेन द पीपल विल बी अवेयर of what is going on in Kashmir, that will create a huge आपके पास movement। जिस तरह अगर आप देख लीजिए, आपके पास जो अरब स्प्रिंग था, अरब स्प्रिंग कैसे स्टार्ट हुआ? अरब स्प्रिंग स्टार्ट ही सोशल मीडिया के जरिए हुआ। अल तहरीर स्क्वायर में वो इकट्ठे हुए, आहिस्ता आहिस्ता लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए, और आप देख लीजिए अरब स्प्रिंग वहां पर जो है अल्टीमेटली एग्जिस्ट किया। ये जिस इंटरनेशनल कम्युनिटी, अब आप देख लीजिए जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जो हो रहा है, जो ब्लैक लाइव्स मैटर वाली बात चल रही है, दुनिया सारी बात कर रही है ब्लैक लाइव्स मैटर के ऊपर, लेकिन व्हाई पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट कश्मीर? बिकॉज ऑफ द फैक्ट दे डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन कश्मीर, बिकॉज ऑफ इंडियन डायस्पोरा दैट इज प्रेजेंट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। Pakistanis are less in number as compared to India, and what Pakistan can do at the end of the day to counter Indian जो है agenda is to create specialized Kashmir desks in all its embassies all over the world, where the people who are appointed on that desk will only talk about Kashmir and create awareness in the masses related to Kashmir. So this is the first solution for Pakistan to counter Indian brutality on Kashmir. पहला solution. दूसरे, it is high time, it is absolutely high time that Pakistan should find immediately the avenues of cooperation with international media. International media के साथ you need to find out avenues of cooperation. Why? Because if the international media will highlight what is going on in Kashmir, the world will come to know that what is going on in Kashmir. अगर मैं डॉन में कोई आर्टिकल लिखता हूं तो शायद उसकी सर्कुलेशन इतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी सर्कुलेशन किसकी होगी, जितनी सर्कुलेशन होगी आपके पास न्यूयॉर्क टाइम्स की, जितनी न्यूयॉर्क टाइम्स की सर्कुलेशन आपके पास जो एग्जिस्ट करती है एट द एंड ऑफ द डे। तो पॉइंट ऑफ व्यू अल्टीमेटली इसके अंदर जो है वो ये एग्जिस्ट करता है कि पाकिस्तान शुड इमीडिएटली फाइंड एवेन्यूज ऑफ कोऑपरेशन विद इंटरनेशनल मीडिया टू हाईलाइट जो है वो कश्मीर जो आपके पास डिस्प्यूट इन द वर्ल्ड, एंड टू हाईलाइट आपके पास इंडियन ब्रुटैलिटी इन कश्मीर। खान साहब ने न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर एक आर्टिकल लिखा था कुछ अर्सा पहले, बड़ी अच्छी बात है। डॉन में नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि डॉन शायद यहाँ के लोग ही पढ़ते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स को तो पूरी दुनिया पढ़ती है एट द एंड ऑफ द डे। तो ये हमारे पास चीज जो है वो एग्जिस्ट करती है कि यू नीड टू फाइंड आउट एवेन्यूज ऑफ कोऑपरेशन विद इंटरनेशनल मीडिया इमीडिएटली टू हाईलाइट इंडियन ब्रुटैलिटीज दैट आर गोइंग ऑन इन कश्मीर। ठीक है जी, अल जजीरा पे है। आप ये तो एक चैनल की बात कर रहे हैं ना, अल जजीरा बात कर रहा है इसके ऊपर, लेकिन वो ज्यादा चैनल उस पर इसलिए बात नहीं अभी कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास एवेन्यूज ऑफ कोऑपरेशन इतने ज्यादा नहीं है। मैं चलें आपको एक बात समझा देता हूं। खान साहब की कुछ पॉलिसीज से हम इख्तलाफ भी करते हैं, खान साहब की कुछ पॉलिसीज बड़ी अच्छी भी हैं। जो एक बहुत बड़ी पॉलिसी जिससे मैं इख्तलाफ करता हूं, क्योंकि बिकॉज आई वर्क इन द यूनाइटेड नेशंस आई नो, हम इख्तलाफ करते थे कि जी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जो हैं बहुत बड़ी फौज लेकर जाया करते थे जब यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग हुआ करती थी। आप यकीन कीजिए वो फौज बड़ी जरूरी होती है। वो फौज इसलिए जरूरी होती है क्योंकि उसके अंदर कोई ये नहीं लोग होता कि वो सैर सपाटा करने जा रहे होते हैं। उसमें मेजॉरिटी लोग जो होते हैं वो आपके पास होते हैं, जो आपके पास ये लोग हैं जिनको आप जर्नलिस्ट कहते हैं या जर्नलिस्ट हो जाते हैं, या वो लोग होते हैं जो इंटरनेशनल मीडिया में जिनका कोई ना कोई असर रसूख होता है।
तो वो क्या करते हैं कि वो खबरें लगवाते हैं इंटरनेशनल मीडिया के अंदर कि जी पाकिस्तान ने ये बात की है, पाकिस्तान ने ये बात की है। वो इंटरनेशनल मीडिया में जब खबरें लगती हैं तो फिर वो पूरी दुनिया के अंदर फैलती हैं सारी की सारी चीजें। तो अल्टीमेटली ये चीज जरूरी होती है कि आपको एक टीम लेकर जानी पड़ती है साथ, जो कि आप तो बात कर रहे होते हैं और वो आपके लिए ग्राउंड सेट कर रहे होते हैं मीडिया के अंदर, इंटरनेशनल मीडिया में, कि अच्छा जी द मीटिंग इज गोइंग ऑन, देखें जी पाकिस्तान पीस को मौका दे रहा है, पाकिस्तान ने कहा मैंने बात करनी है इंडिया के साथ, नेगोशिएट करना है जाकर। अच्छा जी न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है पाकिस्तान इज गिविंग पीस अ चांस व्हाइल पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हैज रिक्वेस्टेड इंडियन प्राइम मिनिस्टर फॉर अ टेबल टॉक। अब ये बात अगर न्यूयॉर्क टाइम्स आर्ग्यू करता है तो दुनिया समझती है वो पाकिस्तान इज अ पीस लविंग कंट्री। इसीलिए इंटरनेशनल मीडिया के अंदर जब आप ये बातें आपके पास खबरों में आती हैं तो फिर लोगों को पता चलता है कि हाँ व्हाट इज पाकिस्तान डूइंग एट द एंड ऑफ द डे। तो कुछ चीजें जरूरी होती हैं जिसके लिए इंटरनेशनल मीडिया में खबरें लगवानी पड़ती हैं, और खबरें लगती हैं, पाकिस्तान के मीडिया में खबरें लगती हैं। आप किसी एक बात को आपने फॉर एग्जाम्पल, चलिए मैं आपको इसकी एग्जाम्पल समझाता हूं। अगर आप लोग जर्नलिज्म के स्टूडेंट, आपने किसी ने जर्नलिज्म पढ़ी हुई? जर्नलिज्म, एनीवन हु इज अ जर्नलिज्म स्टूडेंट, जर्नलिज्म किसने पढ़ी हो? मास कम्युनिकेशन पढ़ी हो? एनीवन? जी जी, यस इकरा, यस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस आर्टिकल जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा था खान साहब ने। किसी ने जर्नलिज्म पढ़ी है या मास कम्युनिकेशन पढ़ी है? चलें मैं आपको एक चीज बता दूं, चलें एक ना मैं, चलें इसी में आपको ये चीज समझ आ जाएगी। खास जिन्होंने नहीं पढ़ी मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, इवन दो आई हैवंट स्टडीड एज वेल जर्नलिज्म, लेकिन ये कि थोड़ी बहुत चीजें जो है वो फॉरेन ऑफिस में पता चल जाती हैं, चीजें खबरें लगवाने का तरीका। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, वो तरीकाकार ये होता है कि जब आप खबर को लगवाते हो किसी तरह से, आपके जो वर्ड्स होते हैं ना वो बड़े मैटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे, अब आप देखें कि मैं चलिए आपको उसकी एग्जाम्पल समझाता हूं। मियां नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया गया, एक जज ने, अरशद मलिक साहब ने मियां नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया, ठीक है जी। अब अरशद मलिक साहब ने मियां साहब को नाअहल करार दे दिया, ये खबर है। दूसरी खबर क्या है कि अरशद मलिक साहब खुद नाअहल हो गए करप्शन के केसेस के अंदर, ठीक है जी। अब ये खबर है कि जो अरशद मलिक साहब थे वो खुद नाअहल हो गए करप्शन के केस के अंदर। अब ये इन दो केसेस का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जिस केस के अंदर ये नाअहल हुए हैं उसका मियां साहब के केस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अखबार में खबर क्या आती है, अखबार में खबर आती है मियां नवाज शरीफ को नाअहल करने वाला जज खुद नाअहल हो गया। अब आपने दो खबरों को जोड़ के बताया जिनका कोई ताल्लुक नहीं है आपस में, जिनका लिंक नहीं बनता। खबर क्या होनी चाहिए थी, एक जज को नाअहल कर दिया गया करप्शन की बेसिस पर, लेकिन उसको जोड़ा गया जानबूझ के पुरानी खबर के साथ, ताकि ये इमेज क्रिएट हो कि जिस जज ने मियां साहब को नाअहल करार दिया वो खुद भी नाअहल हो गया। तो ये जानबूझ के खबरों को जोड़ा जाता है ताकि एक इमेज क्रिएट किया जाए दुनिया के अंदर, और ये फिर जर्नलिस्ट करवाते हैं, राइट, ये जर्नलिस्ट करवाते हैं इस तरह के काम। तो उसके लिए फिर आपके पॉइंट ऑफ व्यू को दुनिया के अंदर के सामने रखना बड़ा जरूरी होता है। तो दैट इज व्हाई आई बिलीव दैट पाकिस्तान नीड्स टू फाइंड आउट immediately the avenues of cooperation with international media so that Pakistan should highlight what India is doing in Kashmir at the end of the day. क्लियर है जी? ये हमारे पास दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो एग्जिस्ट जो है वो करता था। तीसरे पॉइंट ऑफ व्यू पर चलते हैं। पाकिस्तान शुड फॉलो सीपैक फॉरेन पॉलिसी। अब गौर से सुनिए मेरी इस बात को, सीपैक ये वो नहीं है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये मैंने अपनी तरफ से टर्म बनाई है। पाकिस्तान शुड फॉलो द सीपैक फॉरेन पॉलिसी। वो सीपैक फॉरेन पॉलिसी क्या है वो मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान शुड फॉलो द सीपैक फॉरेन पॉलिसी। क्या है आपके पास सीपैक का मतलब क्या है? सी इज कन्फ्रंटिंग इंडिया, कन्फ्रंटिंग इंडिया ऑन ऑल फोरम्स। जितने फोरम्स आपके पास एग्जिस्ट करते हैं दुनिया के अंदर, सबको आप जो है वो कन्फ्रंट करो इंडिया को वहां पर। कन्फ्रंटिंग इंडिया ऑन ऑल फोरम्स, यूएन हो गया, एससीओ हो गया, सार्क हो गया, ओआईसी हो गया, जहां जहां आप कन्फ्रंट कर सकते हो इंडिया को करो ऑन ऑल फोरम्स, ठीक है जी। पी, पुशिंग बैक इंडिया, pushing back India through international media, ठीक है। ई पे आ जाए, एक्सपोजिंग इंडिया,
and its anti-Muslim agenda. कश्मीर, इसके बाद आपके पास सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA जो इंडिया ने पास किया उसको एक्सपोज करें, ठीक है जी। और एंड पर C दोबारा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन and conflict resolution of Kashmir and confidence building of Kashmiris. अब इस तरह की हैंडराइटिंग होगी ना जब किसी बंदे की, तो नंबर नहीं आएंगे उसके, आप जितना मर्जी अच्छा लिख लो। तो मेरी तरह की हैंडराइटिंग नहीं करनी है आपने, बस कोशिश करनी है आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप जो मर्जी लिख दो उसको समझ ही नहीं आएगी आपने क्या लिखा हुआ है। खैर, C is confronting India on all forums, P is pushing back India through international media, right? और E is exposing India and its anti-Muslim agenda, and C is conflict resolution of Kashmir and confidence building of Kashmiris. बड़ा इंपॉर्टेंट है ये confidence building of Kashmiris की एग्जांपल आपको मैं देता हूं। अरब कंट्रीज इसराइल को मानने के दर पे हैं। आपके पास UAE ने इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया एज अ स्टेट, ठीक है जी। लेकिन पाकिस्तान ने ओपनली कह दिया, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ओपनली कहा कि भाई जो मर्जी रिकॉग्नाइज करता रहा इसराइल को, हम इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, राइट। अब अंडरस्टैंड, इमेजिन दिस एज अ कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर पैलेस्टीनियंस। ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है कि हम आपके साथ खड़े हैं, वी आर विद यू सर, राइट, नो मैटर व्हाट कंट्री इज रिकॉग्नाइजिंग इसराइल, वी आर विद यू। दैट इज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैकेनिज्म। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि एक तरफ आप कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे काम करो कि आप इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए इंडिया के साथ काम तो करो, लेकिन ऑन द अदर हैंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ऑफ कश्मीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सर डोंट वरी, यू आर नॉट अलोन, आई एम विद यू, राइट। ये बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो ये हमारे पास एक CPAC फॉरेन पॉलिसी है, राइट। CPAC फॉरेन पॉलिसी, आप इसको कह सकते हैं पाकिस्तान शुड फॉलो द CPAC फॉरेन पॉलिसी, तो जिसके अंदर हमें इसको यूटिलाइज जो है एट द एंड ऑफ द डे जो है करना चाहिए, जिसमें हमारा कन्फ्रंटिंग इंडिया, पुशिंग बैक इंडिया, एक्सपोजिंग और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस, ये हमारे पास अल्टीमेटली सोल्यूशन जो है एक फॉरेन पॉलिसी की बात अल्टीमेटली हमारे पास नजर आती है। रादर देन सही कि अच्छा यार आप बातें कर लो, टॉक कर लो, टेबल टॉक कर लो, तो आप एग्जामिनर के सामने जरा एक थोड़ी सी बात करो ना इस तरह की, ताकि उसको पता चले कि हाँ कोई डिफरेंट बात की है किसी स्टूडेंट ने, रादर देन कि वही बातें नेगोशिएट कर लो जी और ये मसला सारे के सारे। तो खैर इस तरह की बातें आपने लिख देनी है, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं जी। फोर्थ पॉइंट ऑफ व्यू पे चलते हैं। पाकिस्तान must immediately start a BDS movement against India. ये नई टर्मिनोलॉजी आ गई। पाकिस्तान must immediately start a BDS movement against India with the help of, गौर से सुनिए, with the help of Pakistani and Kashmiri diaspora, with the help of Pakistani and Kashmiri diaspora and the United Nations. Pakistan must immediately start a BDS movement against India with the help of Pakistani and Kashmiri diaspora and the United Nations. अब ये BDS movement है क्या? B is boycott of Indian products. Boycott of Indian products. D is divestment. इन्वेस्टमेंट का ऑपोजिट होता है डिवेस्टमेंट, यानी अगर आप किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट करने के बाद वहां से इन्वेस्टमेंट निकाल लो, तो उसको डिवेस्टमेंट कहते हैं, डिवेस्ट कर लिया आपने वहां से। S is sanctions. S is sanctions with the help of United Nations. तो बाइकॉट, डिवेस्टमेंट, सैंक्शंस, ये हमारे पास पॉलिसी भी होनी चाहिए कि जिसके अंदर पाकिस्तानी और कश्मीरी डायस्पोरा जो दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करता है उसको यूटिलाइज करें, और यूटिलाइज करके कश्मीर के ऊपर जो है BDS मूवमेंट जो है पाकिस्तान जो है स्टार्ट करे इंडिया को काउंटर करने के लिए बेसिकली।
तो इंडियन ब्रूटैलिटी को काउंटर करने के लिए जो बीडीएस मूवमेंट है, पाकिस्तान शुड इमीडिएटली स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ कश्मीरी एंड पाकिस्तानी डायस्पोरा। क्यों? अंडरस्टैंड कीजिए बात को। हर काम गवर्नमेंट ने नहीं करना, कुछ मेरा और आपका फर्ज भी है। हमारा काम गवर्नमेंट पर छोड़ देते, गवर्नमेंट ये काम करेगी। मेरा और आपका फर्ज है कि हम पाकिस्तान इंडियन प्रोडक्ट्स को बायकॉट करें, हम इसके ऊपर बकायदा तौर पे अवेयरनेस क्रिएट करें लोगों के अंदर जिनको नहीं पता कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन कश्मीर। ये हमारी अल्टीमेटली जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है वो एग्जिस्ट करती है, कुछ हमने भी काम करना होता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तानी एंड कश्मीरी डायस्पोरा, जो लोग वहां पर रहते हैं उनके जरिए, या पाकिस्तान में जो रहते हैं उनके जरिए इसको बकायदा तौर पे जो है वो प्रोजेक्ट किया जाए, बीडीएस मूवमेंट को, डिवेस्टमेंट एंड सैंक्शंस, इसको भी पाकिस्तान जो है वो फॉलो करे एट द एंड ऑफ द डे, तो इसका भी अल्टीमेटली जो है फायदा होगा। क्लियर हो गया जी? इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू पर चलें, जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसको अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है, समझ लीजिए इस पॉइंट ऑफ व्यू को। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो बहुत बड़ा एक रियलिटी है, बहुत बड़ी रियलिटी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चलती है, वो ये है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। जिनकी इकोनॉमी अच्छी नहीं होती ना, जिनकी इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं होती, तो लोग उनकी बात नहीं सुनते। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट पाकिस्तान मस्ट इमीडिएटली फोकस ऑन इट्स इकोनॉमी। जब आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे तो दुनिया आपकी बात जरूर सुनेगी, लेकिन आप इस वक्त इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है, यू आर आस्किंग फॉर मनी फ्रॉम द वर्ल्ड, दैट इज व्हाई द वर्ल्ड इज नॉट लिसनिंग टू यू। बेगर्स कांट बी चूजर्स, एक पंजाबी की कहावत है जो मैं हर क्लास के अंदर जो है स्टूडेंट्स को बताता हूं, जो इकोनॉमी के रिलेटेड है। तो पंजाबी में कहते हैं कि जिन्हां दे घर दाने उन्हां दे कमले भी सियाने, कि जिनके घर दाने होते हैं तो कमले भी सियाने होते हैं। क्यों? कि जिनकी इकोनॉमी अच्छी होती है, दुनिया उनकी बात सुनती है, उनकी बात को वजन दिया जाता है। तो अगर आपके ऊपर दुनिया डिपेंडेंट होगी, दुनिया रॉ मटेरियल के लिए आपके ऊपर डिपेंडेंट होगी, दुनिया ट्रेड के लिए आपके ऊपर डिपेंडेंट होगी, तो आप फिर दुनिया के साथ कुछ ना कुछ निगोशिएट कर सकते हो एट द एंड ऑफ द डे। प्रॉब्लम यह है कि दुनिया आपकी बात तब सुनेगी जब दुनिया आप पर डिपेंडेंट होगी, ना कि आप दुनिया पर डिपेंडेंट होगे। एंड फॉर दैट यू नीड टू फोकस ऑन योर इकोनॉमी। फिफ्थ पॉइंट इज पाकिस्तान मस्ट इमीडिएटली फोकस ऑन इट्स इकोनॉमी एंड फॉर इट्स ट्रेड, राइट? तो ट्रेड और इकोनॉमी में फोकस करके आप इंटरनेशनल ट्रेड और इकोनॉमी में फोकस करोगे एट द एंड ऑफ द डे, तो फिर आप एक पोजीशन में आओगे कि आप दुनिया के साथ को बार्टर कर सकते हो। दुनिया आपकी बात सुनेगी बाद में आके, वो तब सुनेगी जब आप इस काबिल होगे, जब आप इतने पावरफुल होगे कि दुनिया आपको निगलेक्ट नहीं करेगी। अब इसकी एग्जांपल आप देख लीजिए, दुनिया के अंदर बड़ी जगह के ऊपर मुस्लिम परसिक्यूशन होती है। मुस्लिम परसिक्यूशन हमें नजर आता है इंडिया के अंदर होती है, हमें नजर आता है पैलेस्टाइन के अंदर होती है, लेकिन चाइना के अंदर भी होती है। हमने देखा कि हमारे पास वीगर जो मुस्लिम्स हैं उनके ऊपर भी जो है उनके मजालिम ढाए जाते हैं। क्या कभी पाकिस्तान ने चाइना के खिलाफ बोला? नहीं बोला, और ना ही बोलना चाहिए। एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, नहीं बोलना भी नहीं चाहिए उनके खिलाफ, क्योंकि वो आपके बहुत बड़े एलाई हैं। एट द एंड ऑफ द डे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एलाइज के साथ ऐसे ही किया जाता है। तो आर्गुमेंट ये है, तो हम इसलिए भी नहीं बोलते उनके पास क्योंकि हमारी ट्रेड और हम ये डिपेंडेंट ऑन देम। तो अल्टीमेटली यही होता है कि फिर आप उनकी बात को मानना पड़ता है। आपके फॉरेन मिनिस्टर वहां पर गए, ओपनली जाकर कहा कि हम चाइना की पॉलिसी ऑन लद्दाख को सपोर्ट करते हैं, हम चाइना की पॉलिसी ऑन तिब्बत को सपोर्ट करते हैं, हम चाइना की पॉलिसी ऑन हांगकांग को सपोर्ट करते हैं, हम चाइना की हर पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं। भाई क्यों? क्योंकि हम उन पर डिपेंडेंट हैं। तो जब आप इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट होते हो तो फिर आपके ऊपर दुनिया डिपेंडेंट होती है, फिर दुनिया आपकी बात भी सुनती है। और जब दुनिया आपकी बात सुनती है तो फिर दुनिया आपकी बात तब भी सुनेगी जब आप कश्मीर के ऊपर दुनिया से कोई काम लेना चाहोगे, तो दुनिया आपकी बात तब सुनेगी। द वर्ल्ड विल लिसन टू यू when you will be in a position that the world will be dependent on you, you will not be dependent on the world at the end of the day. Clear है? ये हमारे पास ओवरऑल एक सिचुएशन जो एग्जिस्ट करती है, जिसको हम अल्टीमेटली सोल्यूशन के तौर पे, ऑप्शंस फॉर पाकिस्तान के तौर पे जो है वो लिख सकते हैं। इसके अलावा छोटे मोटे वही सोल्यूशंस आपके पास जो है आ जाते हैं, जिसमें आप कह सकते हो कि पाकिस्तान शुड यूटिलाइज यूनाइटेड नेशंस फोरम, ओआईसीज फोरम, सार्क्स फोरम, इसको आप बात कर सकते हो। पाकिस्तान शुड इनवाइट इंडिया फॉर द नेगोशिएशन, फॉर द डिप्लोमेसी, वो बातें सारी की सारी जो हैं वो आप इसके अंदर अल्टीमेटली ऐड कर सकते हो, सारी की सारी चीजें। तो ये हमारे पास ऑप्शंस फॉर पाकिस्तान हैं, जिनको आप ये वो सॉल्यूशंस हैं जो कि फॉर एग्जांपल आप जस्टिफाई कर सकते हो ना पीस ऑफ पेपर, जिनके ऊपर आप डिटेल लिख सकते हो, आर्गुमेंट को डेवलप कर सकते हो। सो अपार्ट फ्रॉम ऑप्शंस फॉर पाकिस्तान, व्हाट आर अदर सॉल्यूशंस फॉर कश्मीर? इसके अलावा सॉल्यूशंस कौन कौन से हैं कश्मीर के? ये तो पाकिस्तान के ऑप्शंस है ना।
इसके अलावा सॉल्यूशंस कौन कौन से, व्हाट आर अदर सॉल्यूशंस फॉर कश्मीर? पांच और सॉल्यूशन है नहीं। नंबर 1 प्लेबिसाइट, नंबर 2 इंडिपेंडेंट कश्मीर, नंबर 3 स्टेटस को। स्टेटस को का मतलब कि जो अभी चल रहा है वही चलता रहे। 4 सर ओवन डिक्सन प्लान, and 5 is Andorra plan. ये 5 सॉल्यूशंस और भी एग्जिस्ट कर रहे हैं कश्मीर के अंदर। ठीक है जी, आप पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड कीजिएगा, आप डिटेल में लिखिएगा आप इसके ऊपर सॉल्यूशंस के अंदर, आप ताकि उसको हेडिंग बनाइएगा ऊपर, उसको डिटेल फिर लिखिएगा नीचे सारी की सारी। क्लियर है जी? So, but the fear of India membership for veto power, all the solutions will fail. No, Taimur, India will not get the veto power in United Nations Security Council. अभी आपको यूएन पढ़ाऊंगा ना मैं, तो आपका ये डर भी दूर कर दूंगा इंशाल्लाह। आपने परेशान नहीं होना। इंडिया को मेंबरशिप नहीं मिल सकती सिक्योरिटी काउंसिल की, परमानेंट मेंबरशिप। सिंपल समझ लो बस। ये अगर कोई बंदा आपसे ये कहना कि जनाब मेंबरशिप मिल जाएगी, नहीं मिलेगी उनको मेंबरशिप। क्यों नहीं मिलेगी आपको मैं बताऊंगा यूनाइटेड नेशन जब पढ़ाऊंगा। आपने परेशान नहीं होना, तसल्ली, टेंशन नहीं लेनी है आपने इसके ऊपर। इंडिया को नहीं हम छोड़ते। इंडिया को हम एग्जामिनर को इंशाल्लाह इतना आर्गुमेंट दे देंगे कि एग्जामिनर को पता चलेगा कि हाँ भाई हमने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। लॉजिकल आर्गुमेंट्स देंगे रेफरेंसेस के साथ, रादर देन हवाई बातें नहीं करनी हमने। अब आते हैं प्लेबिसाइट। ये 5 सॉल्यूशंस हमारे पास जो एग्जिस्ट करते हैं कश्मीर के ऊपर, आप अंडरस्टैंड करें। प्लेबिसाइट का ऑप्शन, पाकिस्तान तो बड़ा जनाब इसके ऊपर कहता है कि पाकिस्तान जो है वो आपने प्लेबिसाइट का ऑप्शन कश्मीरियों को दें, लेकिन इंडिया इस पे एग्री नहीं करता। Why India does not agree on giving the right of plebiscite to the people of Kashmir? इसका जवाब भी वही है जो अभी थोड़ी देर पहले मैं अभी बात कर रहा था कि why India cannot let go Kashmir. इसका जवाब वही कि India cannot give the right to plebiscite to the Kashmiris because of 2 reasons. A, it will be a matter of huge embarrassment for India if it loses after 73 years. It will be a matter of huge embarrassment for India if it loses after 73 years. For example, आप imagine करें कि आप 70 साल एक जगह पर हुकूमत करें, आप 70 साल लोगों को खिलाएं पिलाएं, और आप 70 साल बाद उनसे पूछें कि हाँ भाई आपने हमारे साथ रहना है कि हमसायों के साथ जाना है, आपको जी हमने हमसायों के साथ जाना है। ये तो आपके लिए एम्बैरेसमेंट की हद हो जाएगी कि आप जो है अल्टीमेटली जो है वो ये देखोगे कि भाई आफ्टर 73 years आई बीन जो है वो फॉर एग्जांपल सर्विंग दैट स्पेसिफिक एरिया, आई बीन वर्किंग फॉर देम फॉर लास्ट 70 years, एंड एट द एंड जब मैंने पूछा कि हाँ भी हमारे साथ रहना है कि नहीं रहना, तो कहने की हमने उनके साथ जाना है। इट विल बी अ मैटर ऑफ ह्यूज एम्बैरेसमेंट फॉर इंडिया इफ इट लूजेस आफ्टर 70 years. Point number 1. Point number 2, because there are other separatist movements going on in India as well, like Tamil Nadu, like Assam, like Khalistan and like Nagaland. ये 4 separatist movements जो है इंडिया के अंदर और चल रही हैं. One right of plebiscite for Kashmiris. There will be a right, there will be an argument of right of plebiscite in all these 4 areas as well. Nagaland will ask for right of plebiscite. Tamil Nadu will ask for plebiscite. Khalistan will ask for plebiscite. Assam will ask for plebiscite. So one plebiscite in Kashmir will lead to other plebiscites in India as well. So India cannot give the right of plebiscite to the people of Kashmir. वो इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी अगर हम हार गए, ठीक है, हमारे लिए बड़ी एम्बैरेसमेंट। इसीलिए वो डोमिसाइल लॉ लेकर आए हैं कि वहां पर नॉन कश्मीरीज को कश्मीरी बना रहे हैं। वो करंट सिनेरियो के अंदर आपको मैं वो भी बताऊंगा कि इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक वो कैसे गलत हैं, वो कैसे झूठ बोल रहे हैं, कैसे बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं। तो प्लेबिसाइट वाला ऑप्शन। दूसरा है इंडिपेंडेंट ऑप्शन। इंडिया को इंडिपेंडेंट कर दो, राइट? इंडिया को इंडिपेंडेंट कर दो, यानी पाकिस्तान अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी छोड़ दे और इंडिया अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी छोड़ दे। दोनों अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ के प्लेबिसाइट को छोड़े, अपना इलाका भी आजाद कर दे, इंडिया का इलाका भी आजाद कर दे, यानी कश्मीर को हम एक बिल्कुल आजाद मुल्क कर दें, आजाद मुल्क बना दें। सुनने में ये पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा अच्छा लगता है, पेपर पे भी पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा अच्छा लगता है, राइट? लेकिन मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि फॉर द पीपल ऑफ कश्मीर ये जो पॉइंट है ये उनके फायदे का नहीं है, खासतौर पे आजकल की सिचुएशन में उनके फायदे का नहीं है। क्यों नहीं है? अब मेरे 2 आर्गुमेंट्स हैं इसके ऊपर। क्या? पॉइंट नंबर 1, कश्मीर जो है वो एक लैंडलॉक्ड एरिया है,
लैंडलॉक्ड एरिया का मतलब यह है कि उसके उसके किसी तरफ जो है, चारों तरफ में से किसी तरफ पानी नहीं है, और वो ट्रेड के लिए इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस वो ट्रेड के लिए इंडिया पाकिस्तान पे ही डिपेंडेंट होंगे. Even after getting independence, they will be dependent on India and Pakistan for the trade. जिस तरह for trade between Afghanistan and India, Afghanistan और India trade Pakistan के जरिए गुजरती है, because Afghanistan is a landlocked country. So first point of view is that how independent Kashmir is not beneficial for the people of Kashmir right now. आजकल की बात कर रहा हूं, 15 साल के बाद हो सकता है सिचुएशन चेंज हो जाए. आजकल की बात कर रहा हूं कि आज इंडिया इंडिपेंडेंट कश्मीर उनके फायदे के इसलिए नहीं है बिकॉज दे आर लैंडलॉक्ड and even after getting independence they will be dependent on India and Pakistan. ठीक हो गया जी. Point number 2, they do not have any other developed industry apart from tourism. tourism के अलावा उनकी और इंडस्ट्री भी कोई डेवलप नहीं है. अब भाई पूरा मुल्क टूरिज्म में तो नहीं ना चल सकता. अब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, आपके पास इंडस्ट्री कोई डेवलप नहीं है, आपके पास एक्सपोर्ट्स नहीं है, वहां पर आपने मुल्क चलाना है, मुल्क टूरिज्म पे तो नहीं ना चलेगा. आपको कोई और चीज भी चाहिए, डेवलप इंडस्ट्री भी चाहिए, आपको चीजें चाहिए. तो अल्टीमेटली सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि उसको आजाद कर दिया जाए, ऑन पेपर भी बहुत अच्छा लगता है कि उनको आजाद कर दिया जाए, लेकिन राइट नाउ एज फार एज द रियलिटी इज कंसर्न्ड इन दिस सिनेरियो, 15 साल के बाद मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन आज की बात कर रहा हूं कि इंडिपेंडेंट कश्मीर इज नॉट फीजिबल फॉर द पीपल ऑफ कश्मीर इज वेल. क्लियर हो गया जी. 3, स्टेटस को. स्टेटस को का मतलब है कि जो पाकिस्तान के पास है इस वक्त वो पाकिस्तान के पास रहे, जो इंडिया के पास है वो इंडिया के पास रहे. ठीक है जी. India has invested too much of its resources in Kashmir. They have not invested even a single rupee in Kashmir. Shahriyar, क्यों? Because according to Article 35A of the Indian Constitution, वो invest कर ही नहीं सकते थे वहां पे, क्योंकि ना वो लैंड बाय कर सकते थे, ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे डेवलप कर सकते थे, ना वो लोकल गवर्नमेंट जॉब ले सकते थे, ना वो लोकल स्कॉलरशिप ले सकते थे, ना शादी कर सकते, कुछ तो कर ही नहीं सकते थे वो. राइट. लेकिन आर्गुमेंट ये है कि उसके अंदर जो आपके पास जो है वो नहीं, वो ऑब्वियसली वो तो है, वो तो पॉइंट ऑफ व्यू है कि वहां पे पैसा लगता है, उनका सारा कुछ लगता है, लेकिन अब जारी बात जब इंडिपेंडेंट हो जाएगा पैसा निकल जाएगा. कश्मीरियों ने तो गुजारा करना है ना. कश्मीरियों को गुजारा करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कश्मीरियों को गुजारा करने के लिए आपके पास इंडस्ट्री चाहिए, उनको गुजारा करने के लिए पैसा चाहिए भाई. वो उनके पास नहीं होगा कश्मीरियों के पास, क्योंकि जॉब्स नहीं है, वो स्किलफुल नहीं है बेचारे अभी इतने ज्यादा. हाँ, इंडिया ने कोई 35A खत्म कर दिया है, वो उनको स्किलफुल बना ले, वहां पे इन्वेस्टमेंट करे, कंपनीज आके इन्वेस्ट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, उसके बाद आजाद करने, तो कुछ कह नहीं सकते. स्टेटस को की बात करें. स्टेटस को थर्ड ऑप्शन है. स्टेटस को का मतलब क्या है? स्टेटस को का मतलब ये है कि जो इस वक्त करंट सिनेरियो एग्जिस्ट कर रहा है ये एग्जिस्ट करे, यानी जितना हिस्सा पाकिस्तान के पास है वो पाकिस्तान के पास रह जाए, जितना हिस्सा इंडिया के पास इंडिया के पास चले जाए. राइट. इंडिया पाकिस्तान दोनों इस पे एग्री नहीं करते, क्योंकि दोनों पूरा हिस्सा मांग रहे हैं. पाकिस्तान भी एग्री नहीं कर रहा कि जनाब स्टेटस को प्रिवेल हो, और इंडिया भी समहाउ एग्री नहीं कर रहा अब कि स्टेटस को प्रिवेल हो इसके अंदर. राइट. कि जनाब ये जो आपके पास करंट सिनेरियो चल रहा है यही प्रिवेल करता रहे, यानी आजाद कश्मीर का इलाका, गिलगित बल्तिस्तान का इलाका पाकिस्तान रख ले और बाकी सारे के सारा इलाका जो इंडिया को दे दे, और जनाब आजाद बाकी हम अपने कामों से आजाद हो जाए, यानी पाकिस्तान यहां से मूव कर जाए साइड पे सेपरेटली, हम आजाद कश्मीर का अपना हिस्सा बना लें और गिलगित बल्तिस्तान को अपना हिस्सा बना लें और इंडिया बाकी इलाकों को अपना हिस्सा बना ले. तो स्टेटस को जो है इंडिया और पाकिस्तान दोनों इस पर एग्री नहीं कर रहे. तो दोनों एग्री नहीं कर रहे, इसलिए फिजिबल सोल्यूशन अल्टीमेटली नजर नहीं आता, क्योंकि स्टेटस, मैं समझता हूं कि सबसे अच्छा सोल्यूशन यही है कि स्टेटस को प्रिवेल करे. आज अगर आपने पुरानी, अगर आप लोग अखबारात अगर आपने पढ़ी हैं तो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के पुराने DGISI थे, DGISI पाकिस्तान के पुराने, उनका नाम था जनरल असद दुरानी. असद दुरानी ने एक किताब लिखी विद द चीफ ऑफ रॉ, जो रॉ के चीफ हैं, रॉ चीफ AS दौलत. सो AS दौलत और असद दुरानी ने मिलकर किताब लिखी, इसका नाम था स्पाई क्रॉनिकल्स. स्पाई क्रॉनिकल्स. वैसे तो किताब पे बैन लग गया पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि उन्होंने ऐसी बातें की हैं उसके अंदर, क्योंकि जो हैरान करने वाली बातें हैं कि जनाब ये इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कुछ करती हैं. खैर उसकी डिटेल में मैं नहीं जाता जी. स्पाई क्रॉनिकल्स, उसमें वैसे तो पाबंदी लग गई है, लेकिन किताब जो है वो पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, क्योंकि कुछ किताबें फॉरेन ऑफिस के अंदर अवेलेबल थी, तो उसके अंदर से किताब पढ़ने का इत्तेफाक हुआ. उसके अंदर बाकायदा तौर पर असद दुरानी और AS दौलत ये आर्ग्यू करते हैं कि इंडिया एंड पाकिस्तान शुड टेक व्हाटएवर दे हैव एंड मूव ऑन. ये सॉल्यूशन दिया हुआ है उन्होंने कि इंडिया एंड पाकिस्तान शुड टेक व्हाटएवर दे हैव एंड मूव ऑन. वो आपके पास आगे चलें जनाब, आप छोड़ दें जो बाकी चीजों को, आप और प्रॉब्लम्स पे फोकस करें, यानी जो इंडिया के पास एरिया इंडिया के पास रहे, जो पाकिस्तान के पास है पाकिस्तान के पास रहे.
लेकिन पाबंदी लग गई है इसके ऊपर, उसके ऊपर उन्होंने भी अभी तक कोई आर्गुमेंट डेवलप नहीं हुआ होगा जी। टॉक शोज में आते रहते हैं वो जी, टॉक शोज में भी आते रहते हैं। स्टेटस को में भी तो कश्मीर इंडिपेंडेंट हो रहा है क्या जी? मुशर्रफ सेड आई थिंक यू टेक योर कश्मीर एंड वी टेक आवर्स। मुशर्रफ ने 2004 में कहा था बेसिकली, लेकिन आर्गुमेंट ये है कि पाकिस्तान ने इसके ऊपर अभी जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है वो अभी तक डिफरेंट है इसके ऊपर। जो मुशर्रफ का 4 पॉइंट फार्मूला आया था ना, वो मैं आपको बताता हूँ असद, वो इन दो प्लान्स ने में से चोरी किया था मुशर्रफ साहब ने। हमारा अपना फार्मूला नहीं था, मुशर्रफ का अपना फार्मूला नहीं था, वो इन दोनों प्लान्स में से चोरी किया था मुशर्रफ ने 4 पॉइंट फार्मूला। वही आपको बताता हूँ वो क्या था सारे के साथ। लेट्स अंडरस्टैंड इट। 3 पॉइंट्स हो गए। अब आते हैं सर ओवन डिक्सन प्लान के ऊपर, फिर आते हैं एंडोरा प्लान पे। अभी बड़ी मजे के पॉइंट्स हैं, इनको अंडरस्टैंड कर लीजिए। सर ओवन डिक्सन प्लान, अब ये क्या था? अगर कोई आपसे ये पूछे कि आज तक कश्मीर के ऊपर सबसे ज्यादा फीजिबल सॉल्यूशन कौन सा आया है, तो आपका जवाब होना चाहिए सर ओवन डिक्सन प्लान। ये क्या था, इसको अंडरस्टैंड जो है वो अल्टीमेटली कर लीजिए कि ये ओवन डिक्सन प्लान बेसिकली था क्या। अंडरस्टैंड करिए, सर ओवन डिक्सन ऑस्ट्रेलियन हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज थे, ऑस्ट्रेलियन हाई कोर्ट के। इनको यूनाइटेड नेशंस ने मीडिएटर बनाकर भेजा कश्मीर में 1950 में। 1950 में एज अ मीडिएटर आए ये बाय यूएन ने बनाकर भेजा इनको मीडिएटर के। जनाब आप कश्मीर को जरा जाएं, जरा विजिट करें और विजिट करने के बाद सॉल्यूशन दें कश्मीर के ऊपर। तो जितना जो फीजिबल सॉल्यूशन ओवन डिक्सन ने दिया था, आज तक वो सॉल्यूशन नहीं आया। अब वो सॉल्यूशन क्या था, अब अंडरस्टैंड करते हैं। उन्होंने 4 पॉइंट फार्मूला दिया था। 4 पॉइंट फार्मूला वो क्या था, वो अब जरा अंडरस्टैंड करते हैं। ओवन डिक्सन 4 पॉइंट फार्मूला, उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, जो पूरा एरिया है ना जम्मू एंड कश्मीर का एरिया, पूरे का पूरा, द एंटायर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स। 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया पूरी की पूरी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को, क्योंकि जम्मू एक सेपरेट एरिया था, कश्मीर सेपरेट एरिया था, उसके अंदर छोटी सी कश्मीर वैली भी थी। तो इंटायर एरिया, लद्दाख सेपरेट था, गिलगित बल्तिस्तान सेपरेट था, जम्मू सेपरेट था, कश्मीर सेपरेट था। ये सारे इकट्ठे होकर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बनते थे, राइट। उन्होंने कहा कि जी कश्मीर शुड बी डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स। नंबर 1 लद्दाख, उन्होंने कहा कि लद्दाख क्योंकि बुद्धिस्ट मेजॉरिटी एरिया है, शुड गो विद इंडिया, इट शुड गो विद इंडिया, क्योंकि ये बुद्धिस्ट मेजॉरिटी एरिया है। 2 उन्होंने कहा जी आपके पास नदरन एरियाज प्लस आजाद कश्मीर। नदरन एरिया गिलगित बल्तिस्तान का एरिया और आजाद, यानी कि जो एरिया इस वक्त पाकिस्तान के पास है, नदरन एरियाज और आजाद कश्मीर का जो एरिया इस वक्त पाकिस्तान के पास है, उन्होंने कहा इट शुड रिमेन विद पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के पास रहे, गिलगित बल्तिस्तान का एरिया और आजाद कश्मीर वाला एरिया। 3 जम्मू, उन्होंने कहा जी जम्मू शुड बी स्प्लिट इन 2 पार्ट्स, जम्मू शुड बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, शुड बी स्प्लिट इन 2 पार्ट्स। और इसको स्प्लिट करने का जो तरीका उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी जम्मू के सेंटर से बिल्कुल दरमियान से चनाब रिवर चनाब रिवर फ्लोज इन द सेंटर ऑफ जम्मू। उन्होंने कहा जी चनाब रिवर को आप बॉर्डर बना दो, चनाब रिवर से जम्मू को डिवाइड कर दो 2 हिस्सों के अंदर। जो आपके पास जो वेस्टर्न साइड होगी पाकिस्तान के पास चली जाएगी, जो ईस्टर्न साइड होगी वो इंडिया के पास चली जाएगी। यानी जम्मू शुड बी स्प्लिट इन 2 पार्ट्स फ्रॉम द चनाब रिवर। जो मुशर्रफ का चनाब फार्मूला था वो ये था फार्मूला जो ओवन डिक्सन से चोरी किया था उसने, कि ये ओवन डिक्सन ऑलरेडी प्लान दे चुका था चनाब फार्मूला के अंदर के जो चनाब से डिवाइड करते हैं आप जम्मू, तो जम्मू शुड बी स्प्लिट इन 2 पार्ट्स फ्रॉम चनाब। ठीक हो गया जी। चौथा उन्होंने कहा जी अब लद्दाख भी चला गया, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी साइड पे हो गए, जम्मू भी सेपरेट हो गया, अब रह गया छोटा सा कश्मीर वैली। कश्मीर वैली, उन्होंने कहा जी कश्मीर वैली के अंदर आप प्लेबिसाइड करवा लें, कश्मीर वैली में प्लेबिसाइड करवा लें, यानी कि पूरे कश्मीर में प्लेबिसाइड ना हो, सिर्फ कश्मीर वैली में प्लेबिसाइड हो जाए कि उन्होंने किधर जाना है, इंडिया के साथ जाना है, पाकिस्तान के साथ जाना है। आप अंदाजा लगा लीजिए, पाकिस्तान ने इसको मानने से इनकार कर दिया,
इंडिया ने भी मानने से इनकार कर दिया, हम दोनों ने रिजेक्ट कर दिया इसको। ये कितना मजे का सोल्यूशन था कि हमें अब जो इस वक्त हमारे पास है ये आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का एरिया, ये तो अभी भी हमारे पास है, तब भी हमारे इस प्लान के मुताबिक हमारे पास था, हमें एक्स्ट्रा जम्मू भी मिल रहा था साथ, हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। हमने कहा जी नहीं हमें नहीं चाहिए, मतलब पूरा कश्मीर चाहिए, पूरे का पूरा कश्मीर चाहिए जनाब हमें। क्यों? अब उसकी जरूरत बड़ी सिंपल सी है, अंडरस्टैंड योर सेल्फ दैट यूर 1950 में 1950 में एग्जिस्ट कर रहे हो आप, 2020 में नहीं 1950 में। आप 2 साल पहले यानी 48 में आजाद कश्मीर और नदर्न एरियाज को आजाद करवा चुके हुए हो। आपने जंग लड़के 2 साल पहले बड़ा एरिया आजाद करवा लिया है, अभी आपके अंदर वो एड्रेनालिन रश चल रहा है कि आप बाकी भी आजाद करवा लोगे। वो होता है ना क्या, ओ नहीं छोड़ो यार हमने बाकी भी करा लिया, ये भी करा लिया, ओ यार तू छाड़ी यार ये प्लान को छोड़ यार, होता ना इंसान के यार नहीं हमने ही काम कर लिए, तो आपके अंदर वो पॉइंट ऑफ व्यू अंडरस्टैंड कर रहा हो कि नहीं हमने ये काम कर लिया तो हम ये भी कर लेंगे सारे का सारा एट द एंड ऑफ द डे। अब ये अंडरस्टैंड कर लें, आप एक 22-23 साल के जवान 22-23 साल के जवान सेकंड लेफ्टिनेंट को बिठा दो आप जाके बॉर्डर के ऊपर, को जी बॉर्डर पे बैठ जाओ, जवान बंदा है बिल्कुल 22-23 साल का नौजवान, सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती हो गया, बल्कि एफएससी के बाद ही चला गया, वो तो 19-20 साल का नौजवान होगा जो चला गया जनाब वहां पर सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती हो गया। आपने उसको G3 पकड़ा दी है, G3, अब G3 आपने उसको पकड़ा दिया, आपने कहा भाईजान चलानी नहीं है बस पकड़ के बैठे रहो। मतलब अंडरस्टैंड द आइडिया कि आप एक जवान बंदे को जो सारी जिंदगी उन्होंने देखा है जनाब हमने फौज में जाएंगे, जंग होगी, गोलियां चलेंगी, ये होगा, सारा कुछ होगा, आप उसको पकड़ा के बैठा दो कि जंग तुमने बंदूक चलानी नहीं है बस पकड़ के बैठे रहना। तो इससे क्या होता है, कभी कभार होता है कि ये जनाब वो तरर कर देते हैं सीधी बस, बैठे बैठे परेशान, 2-3 दिन के बाद उस गोली चला देते हैं थोड़ी सी, उधर से भी चल पड़ती है, वहां पे भी बैठे हुए हैं पकड़ के, इधर भी बैठे हुए पकड़ के, तो इधर से भी कुछ चला देते उधर भी चला देते, थोड़ी बहुत सॉरी कर लेते हैं दूसरे के साथ कि नहीं सर अब आपने नहीं करना होगा, मैं भी करूंगा, फिर बैठ जाते हैं उसको लेके। तो ये वही आर्गुमेंट यहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है कि आपके पास आपने रिजेक्ट कर दिया सारे के सारे सिचुएशन को, बिकॉज एट दैट टाइम यू रियलाइज कि पूरे का पूरा कश्मीर हमारा, क्योंकि आपको पता था कि जनाब देखें जी इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन भी गलत है, आपको पता था कि जनाब इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू भी गलत है, आपको यह भी पता था कि यूनाइटेड नेशंस ने मान लिया है कि कश्मीर एक डिस्प्यूट है, आप थोड़े अर्सा पहले कश्मीर को थोड़ा सा आजाद भी करा चुके थे, तो आपको लग रहा था एवरीथिंग इज गोइंग इन योर डायरेक्शन, एवरीथिंग इज गोइंग इन योर डायरेक्शन। तो आपने कहा नहीं छोड़ो, हम क्यों लद्दाख क्यों छोड़े, हम क्यों छोड़े भी, हम आधा जम्मू भी क्यों छोड़े, हमें सारा चाहिए। तो आपने रिजेक्ट कर दिया, इंडिया ने भी रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अब आप आज की सूरत हाल में देखें तो एक कितना फीजिबल सोल्यूशन था कि अगर एक्सेप्ट हो जाता और आज एक्सेप्ट हो जाता तो मसला खत्म हो चुका होता आज, लेकिन हमने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। अब आता है एंडोरा प्लान। अब ये एंडोरा प्लान क्या है? जी 1950 1950 में एंडोरा प्लान जी, एंडोरा प्लान जी सजेस्ट हुआ है 1975 में। 1975 में जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, मीर वाइज उमर फारूक और जो है वो आपके पास ये अली गिलानी वगैरह की जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, राइट, ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने एंडोरा प्लान की तरह, जिस तरह एंडोरा के अंदर सोल्यूशन आया था, उन्होंने कहा जी इस तरह का सोल्यूशन इंडिया और पाकिस्तान भी इंप्लीमेंट कर लें कश्मीर पे। अब एंडोरा का सोल्यूशन क्या था, अंडरस्टैंड करते हैं। एंडोरा एक स्टेट थी जिसको इंडिया और पाकिस्तान दोनों, एंडोरा को इंडिया और पाकिस्तान दोनों, सॉरी एंडोरा को स्पेन और फ्रांस दोनों 715 साल तक रूल करते रहे हैं, 715 years. Andorra is a state which has been ruled by Spain and France collectively for 715 years. ये 715 साल तक रूल करते रहे इसको। तो अब उन्होंने यही सोल्यूशन उन्होंने कश्मीर में भी दिया। अब वहां पे होता क्या था इसके अंदर एंडोरा में, अल्टीमेटली जो कश्मीर में इंप्लीमेंट करना था उन्होंने, अब वो सोल्यूशन क्या था, अंडरस्टैंड करते हैं वो क्या सोल्यूशन था। वो था ए, नंबर 1, कश्मीर विल बी डीमिलिटराइज्ड। यानी पाकिस्तान अपनी फोर्सेस कश्मीर के इलाके से, आजाद कश्मीर से सेपरेट कर लेगा, इंडिया वहां से सेपरेट कर लेगा। ठीक हो गया जी। 2, कश्मीर विल हैव अ सेपरेट फ्लैग
कश्मीर का अपना सेपरेट फ्लैग होगा। 3, उनका सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होगा। 4, फ्री मूवमेंट होगी, फ्री मूवमेंट फ्रॉम कश्मीर टू इंडिया एंड पाकिस्तान एंड फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान टू कश्मीर। फ्री मूवमेंट फ्रॉम कश्मीर टू इंडिया एंड पाकिस्तान एंड फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान टू कश्मीर। और 5वां पॉइंट इसके अंदर उन्होंने कहा कि फॉर डिफेंस इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ विल कंट्रीब्यूट। इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे डिफेंस के लिए। बोथ विल जो है वो डील विद द डिफेंस ऑफ इंडिया कलेक्टिवली वो कश्मीर के डिफेंस को डील करेंगे। और बाकी सारी की सारी चीजें ये इंप्लीमेंट होंगी कि कश्मीर विल बी डीमिलिटराइज्ड, Kashmir will have a separate flag, it will have a separate constitution, there will be free movement from Kashmir to India and Pakistan and from India and Pakistan to Kashmir, and for defense on of Kashmir, India and Pakistan both will contribute. अब ये solution जो है आया एंडोरा प्लान का 1975 के अंदर। 715 साल तक स्पेन और फ्रांस दोनों ने इसी तरह जो है एंडोरा को रूल किया कि फ्रॉम स्पेन एंड फ्रांस फ्री मूवमेंट होती थी एंडोरा में, और एंडोरा से फ्री मूवमेंट होती थी स्पेन एंड फ्रांस में। उनका अपना फ्लैग था, उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, डीमिलिटराइज्ड जोन था, एंडोरा को कलेक्टिवली डिफेंड करते थे स्पेन और फ्रांस दोनों। क्लियर है? अब अल्टीमेट उन्होंने कहा जी ये सोल्यूशन इंप्लीमेंट करते हैं आप कश्मीर के ऊपर भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सोल्यूशन भी इंप्लीमेंट नहीं हो सका। ये सोल्यूशन भी इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो कलेक्टिव डिफेंस के ऊपर मसला आ गया था इंडिया और पाकिस्तान को, जी कलेक्टिव डिफेंस कैसे करेंगे। तो ये प्रॉब्लम भी ये सोल्यूशन भी अल्टीमेटली इंप्लीमेंट नहीं हो सका। तो ये सोल्यूशंस भी एग्जिस्ट करते हैं एट द एंड ऑफ द डे, जो कश्मीर के ऊपर हमने देखे, एंडोरा वाला और सर ओवन डिक्सन प्लान वाला। ये भी सोल्यूशंस आपके पास कश्मीर के ऊपर आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी ना किसी वजह से ये इंप्लीमेंट नहीं हो सके। एंडोरा प्लान इसलिए इंप्लीमेंट नहीं हो सका क्योंकि आपको मैंने बताया कि कलेक्टिव डिफेंस के ऊपर इंडिया और पाकिस्तान का एग्रीमेंट नहीं हो सका। कलेक्टिव डिफेंस कैसे करेंगे? तो ये प्रॉब्लम अल्टीमेटली आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। ये हमारे पास जनाब पूरे का पूरा सॉल्यूशन वाला पॉइंट ऑफ व्यू था। मैं आपको 2 पॉइंट्स जो हमारे यहां रह गए हैं वो भी आपको जो है वो बता दूं, उसके बाद हम इंशाल्लाह जो है वो डिस्कस करेंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद 5-7 मिनट की ब्रेक लेने के बाद हम यूनाइटेड नेशंस को स्टार्ट करेंगे। अब हम जो पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करने लगे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। कैन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इंटरवीन, यानी हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कश्मीर के मसले को लेकर जा सकते हैं। ठीक है जी, ये क्या तरीकाकार है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर जाने का कश्मीर को? कोई तरीकाकार है या नहीं है? हम क्या कश्मीर के मसले को आईसीजे में नहीं लेकर जा सकते? लेकर जा सकते हैं, नहीं लेकर जा सकते, वो क्या है अंडरस्टैंड करते थे। इन आर्टिकल नंबर कह रही हैं जी, इन मेनी कंट्रीज द यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन अगेंस्ट वॉर क्राइम्स डिफाइंड बाय इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ इज एक्सरसाइज्ड इन पाकिस्तान, कैन यूज दैट रूट। हाँ, वो इसके अंदर वो तरीकेकार जो है ना आईएचएल वाला, ये रूट आपका बनता है आईसीजे में जाने के लिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने के लिए रूट बनता है। लेकिन वो आर्गुमेंट ये कि पाकिस्तान आईसीजे में लेकर जा सकता है इस मसले को ऑन द बेसिस ऑफ वॉर क्राइम्स, जो इंडिया वॉर क्राइम्स कर रहा है इसके ऊपर। लेकिन वो मैं आपको समझाता हूं कि वो क्या तरीका है, किस तरह मसले को लेकर जा सकते हैं। वो यूनाइटेड नेशंस का स्ट्रक्चर आपको समझाऊंगा तो फिर आपको पूरी चीजें क्लियर होंगी। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो वॉर क्राइम्स को डील करता है, उस बेसिस के ऊपर हम लेकर जा सकते हैं इंडिया को कश्मीर के। जिस तरह आप देखिए कि घाना लेकर गया है म्यांमार को रोहिंग्या क्राइसिस में घाना लेकर चला गया म्यांमार को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर। अब घाना का क्या ताल्लुक है उसके अंदर? क्योंकि उसकी रीजन ये है कि वॉर क्राइम्स इंटरनेशनल क्राइम्स है, इंटरनेशनल क्राइम्स में कोई भी किसी को लेकर जा सकता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर। तो मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं वो क्या तरीका इसके अंदर अल्टीमेटली एग्जिस्ट करता है। खैर, कैन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इंटरवीन? कैन वी टेक द मैटर ऑफ कश्मीर टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? अगर आप वन वर्ड आंसर इसका जानना चाहते हैं तो उसका वन वर्ड आंसर है नो। यू कैन नॉट टेक द मैटर ऑफ कश्मीर टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस ले जाने के 5 तरीके हैं। देयर आर 5 डिफरेंट वेज थ्रू विच इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज द जुरिस्डिक्शन। उनकी जो पावर होती है वो 5 तरीकों से होती है।
वो पांचों के पांचों तरीके अल्हम्दुलिल्लाह मैं यानी कि पाकिस्तान और वो यानी कि इंडिया नहीं पूरा करते। यानी इंडिया और पाकिस्तान वो पांचों के पांचों तरीके पूरे नहीं करते। इस वजह से इंडिया और पाकिस्तान इस मसले को लेकर नहीं जा सकते इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। अब अंडरस्टैंड करते हैं वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। पॉइंट नंबर 1, आर्टिकल 36 पैराग्राफ 2 ऑफ आईसीजे स्टैट्यूट, यानी जो आईसीजे का लॉ है उसका आर्टिकल 36 पैराग्राफ 2 कहता है कि अ मैटर कैन बी टेकन टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस विद द कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज। दोनों पार्टीज अपना कंसेंट देंगी तो मसला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएगा। इंडिया कभी भी कश्मीर के मसले पर अपना कंसेंट नहीं देगा और ना ही वो देता है अपना कंसेंट आईसीजे में जाने के लिए। पहला पॉइंट कि एक मसला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर नहीं जा सकता जब तक दोनों पार्टीज अपना कंसेंट ना दें। इंडिया ने कंसेंट आज तक नहीं दिया कश्मीर के मसले के ऊपर, इसीलिए ये पहला जो सोल्यूशन है आईसीजे में जाने का जो तरीका है ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों पूरा नहीं करते, क्योंकि इसके लिए इंडिया का कंसेंट चाहिए। इंडिया अपना कंसेंट नहीं देता। पहला तरीका फ्लॉप। दूसरे पे आ जाए। आईसीजे कहता है कि इफ बोथ पार्टीज हैव साइंड अ ट्रीटी, ये जो दूसरा और तीसरा पॉइंट अभी आपको मैं बताने लगा हूं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं और कंफ्यूजिंग हैं, लेकिन आप बड़ी तसल्ली से सुनिएगा, अटेंटिव होकर सुनिएगा। पॉइंट नंबर 2, आईसीजे कहता है कि अ मैटर कैन बी टेकन टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस if both parties have signed a treaty या if both parties have signed an agreement that in case of a dispute between them the matter will be taken to ICJ। यानी कि वो कहता है कि अगर दो पार्टीज ने आपस में कोई कंसेंट किया हुआ हो, आपस में कोई एग्रीमेंट किया हुआ हो, कोई ट्रीटी की हुई हो कि भाई अगर हमारा मसला हुआ हम आईसीजे में केस को लेकर जाएंगे, तो अगर एक पार्टी भाग भी जाए तो दूसरी पार्टी वो एग्रीमेंट लेकर आईसीजे में जा सकती है कि सर इसने मेरे से कहा था इस एग्रीमेंट के मुताबिक कि हम ये मसले को आईसीजे में लेकर जाएंगे, अगर हमारे दरमियान झगड़ा हो गया, अब ये भाग गया, इसको बुलाएं, तो आईसीजे पर उसको बुला सकता है, उसको कॉल कर सकता है कि जी आप भाग गए, अब आप आए क्योंकि हमारे पास ये एग्रीमेंट आ गया जो आपने उनके साथ साइन किया हुआ था। सो इफ बोथ पार्टीज हैव साइंड अ ट्रीटी एंड एग्रीमेंट वेयर दे हैव कंक्लूडेड दैट इन केस ऑफ अ डिस्प्यूट दे विल टेक द मैटर टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, राइट। और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं हुआ, ना पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ऐसा एग्रीमेंट हुआ ही नहीं हुआ, इसीलिए ये तरीका भी फ्लॉप। नो एग्रीमेंट, ठीक है जी। तीसरे पे चलते हैं, एक और सॉल्यूशन। हाँ जी, नहीं आपस में किया हुआ एग्रीमेंट, इन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया हो, इंडिया और पाकिस्तान ने आपस में एग्रीमेंट किया हो कि जनाब जो है वो जो हम किसी भी मसले को अपने झगड़े को आईसीजे में लेकर जाएंगे अगर हमारे दरमियान झगड़ा हो गया तो। तीसरा तरीका, आपको पता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से जो पुरानी अदालत थी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से जो पहले की अदालत है उसका नाम था परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, जिसको पीसीआईजे कहते थे। पीसीआईजे, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, जो कि लीग ऑफ नेशंस में बनी थी। ठीक है जी। अब अंडरस्टैंड, रुकिए जरा, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू को पहले समझ लीजिए। पीसीआईजे जो है वो एक अदालत थी जो आईसीजे से पुरानी अदालत एग्जिस्ट करती थी, जिसको लीग ऑफ नेशंस के अंडर बनाया गया था। थर्ड तरीका क्या है, आईसीजे कहता है कि अगर दो कंट्रीज ने आपस में कोई ट्रीटी साइन की हुई हो कि हम मसले को ट्रीटी साइन की हुई होती कि हम अपने मसले को पीसीआईजे में लेकर जाएंगे अगर हमारे दरमियान झगड़ा हुआ तो। देखो ना, पीसीआईजे तो खत्म हो गया 45 में, उसके बाद आईसीजे आ गया। आईसीजे कहता है कि अगर किसी स्टेट ने ट्रीटी साइन की हुई होती, दो स्टेट्स ने, कि भाई अगर हमारे दरमियान झगड़ा हो गया हम पीसीआईजे में लेकर जाएंगे मसले को, तो उनके लिए आईसीजे के लिए नई ट्रीटी साइन करने की जरूरत नहीं है। यानी अगर दो स्टूडेंट्स ने आपस में फैसला किया कि भाई हम अपने मसले को पीसीआईजे में लेकर जाएंगे, ये एग्रीमेंट हुआ था उनका, पीसीआईजे खत्म हो गया, अब वो ऑटोमेटिकली वो एग्रीमेंट आईसीजे में कन्वर्ट हो जाएगा। नया एग्रीमेंट करने की उनको जरूरत नहीं है, उनको साइन करने की मसले को आईसीजे में लेकर जाने के लिए। लेकिन मसला क्या है, पीसीआईजे खत्म हो गया 46 में, हम आजाद ही 47 में हुए।
तो इसका मतलब हमारे पास तो पीसीआईजे के लिए भी एग्रीमेंट कोई नहीं था, तो ये तरीका भी गया, पीसीआईजे का एग्रीमेंट भी गया। चौथा, यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गन्स के पास ये पावर है कि वो आईसीजे से किसी भी मसले के ऊपर लीगल एडवाइस ले सकते हैं, जिसको कहते हैं एडवाइजरी ओपिनियन। याद कीजिए, आपको मैंने बताया था आर्टिकल 65 ऑफ आईसीजे स्टैट्यूट। आईसीजे स्टैट्यूट का आर्टिकल 65 ये कहता है कि द ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस कैन टेक एन एडवाइजरी ओपिनियन from the International Court of Justice on any legal matter, right? मसला यह है कि आर्टिकल 65 जो है वो परमिशन देता है सिर्फ ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस को, स्टेट्स को परमिशन नहीं है एडवाइजरी ओपिनियन की। तो चलो, अगर हमें एडवाइजरी ओपिनियन की परमिशन होती तो एडवाइजरी ओपिनियन के लिए कंसेंट नहीं चाहिए होता था, वो हम जाके ले लेते एडवाइजरी ओपिनियन उनसे, राइट? लेकिन मसला क्या है, एडवाइजरी ओपिनियन सिर्फ यूएन के मेंबर्स को मिलेगी, और सॉरी यूएन के ऑर्गन्स को मिलेगी, स्टेट्स को नहीं मिलेगी। हम एक स्टेट है, हम कौन सा यूएन के ऑर्गन है, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास गया। पांचवा तरीका है आर्टिकल 36 पैराग्राफ 1 में, कि इफ बोथ स्टेट्स हैव एक्सेप्टेड द कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आईसीजे, कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आईसीजे, if both states have accepted the compulsory jurisdiction of ICJ, the matter can be taken to the International Court of Justice, right? If both states have accepted the compulsory jurisdiction of ICJ, the matter can be taken to the International Court of Justice without the consent. कंसेंट दिए बगैर आप ऑटोमेटिकली मसले को आईसीजे में लेकर जा सकते हो, क्योंकि अगर आपने कंपल्सरी जुरिसडिक्शन को एक्सेप्ट किया हुआ है तो इसका मतलब यह है कि आपने जो कंसेंट देने वाली बात है उसको आप उससे हट गए हो। आप कहते हो जी कंसेंट की अब जरूरत नहीं है, कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शन को मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मसला टेक अप कर सकता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोई भी मसला। अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया दोनों कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शन को मानते हैं। अच्छा, तो अगर दोनों कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शन को मानते हैं, राइट, तो फिर मसला क्या है? मैं रिपीट कर देता हूं। कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ये है कि अगर आप कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शन को मानते हो, इफ यू, सुन लें, अंडरस्टैंड कर लीजिए, मैं बताने लगूं। अगर आप कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शन, इफ यू हैव एक्सेप्टेड द कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दैट मींस यू विथड्रॉ द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिक्वायर्ड कंसेंट। आप कंसेंट की जो रिक्वायरमेंट है उसको विथड्रॉ कर देते हो कि जी आप हमें कंसेंट देने की जरूरत नहीं है, हमारा मसला आईसीजे में चला जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट? अगर दोनों पार्टीज जिनके दरमियान झगड़ा है उन्होंने कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शन को साइन किया हुआ है, उसके लिए उनको कंसेंट देने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली मसला चला जाएगा आईसीजे में, जिसको आप सादी जुबान में समझ लो सो मोटो एक्शन। सो मोटो एक्शन कि जी अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, मैं और मेरा भाई है, हम झगड़ पड़े हैं, ठीक है जी, हमने अपने मसले को वालिद साहब के पास लेकर जाना है, हम दोनों का कंसेंट चाहिए वालिद साहब के पास जाने के लिए, ठीक हो गया जी। ये है आर्टिकल 36 पैराग्राफ 2। ना मैं मान रहा हूं जाने के लिए, ना भाई मान रहा है, चलो जी हम तो नहीं जा सकते। लेकिन अगर हमने वालिद साहब की कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शन को एक्सेप्ट किया हुआ हो, कि हमने मान लिया कि हमारा अगर झगड़ा हुआ तो ऑटोमेटिकली केस वालिद साहब के पास चला जाएगा, कंसेंट की जरूरत नहीं है इसके अंदर, राइट? तो इसका मतलब है कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शन। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं भाग भी जाऊं तो केस जो आईसीजे के अंदर अल्टीमेटली पहुंच जाएगा। इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आईसीजे को मानते हैं, या अच्छा, अगर दोनों कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आईसीजे को मानते हैं तो मसला कश्मीर का क्यों नहीं जाता आईसीजे के अंदर? फिर इसीलिए नहीं जाता क्योंकि जब आप कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शन को एक्सेप्ट करते हो तो उसमें आप एक ऑप्शन ऐड कर सकते हो जिसको आप रिजर्वेशन कहते हो, कि आप उसमें रिजर्वेशन ऐड कर सकते हो कि भाईजान इन मसलों के ऊपर मैं कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं मानता, बाकी मसलों पे मानता हूं। इंडिया ने जो रिजर्वेशन अपनी ऐड करवाई हुई है वो ये करवाई हुई है कि भाई मैं आईसीजे की कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शन को उस केस में नहीं मानूंगा जिस केस में मेरी साथ वाली डिस्प्यूटेड पार्टी या कॉमनवेल्थ की मेंबर हो या कॉमनवेल्थ की मेंबर रही हो। इंडिया हैज एडेड द रिजर्वेशन
that India will not accept the compulsory jurisdiction of ICJ in the matters where the disputant party is the member of Commonwealth or has ever been the member of Commonwealth. तो पाकिस्तान इज द मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ, तो इसीलिए ये तरीका भी गलत हो गया, ये भी मसला फ्लॉप हो गया। हम इस तरह भी नहीं जा सकते आईसीजे के अंदर कि अगर कंपलसरी ज्यूरिसडिक्शन दोनों स्टेट्स मानती हो, तो कंपलसरी ज्यूरिसडिक्शन दोनों स्टेट्स अगर मानती हो तो मसला ऑटोमेटिकली आईसीजे में चला जाएगा, ऑटोमेटिकली आईसीजे में चला जाएगा। या सादी जुबान में समझ लो कि अगर दो स्टेट्स ने कंपलसरी ज्यूरिसडिक्शन को माना हुआ है तो आईसीजे मसले को उठा सकती है, आपको आपस में कंसेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो इंडिया ने इसमें जो रिजर्वेशन ऐड करवाई हुई है, सुन तो लें आप, सली तो रखिए, एक में आप इकट्ठे सारे क्वेश्चन आप पूछते हैं तो आपको खुद समझ नहीं आती कि आप लोग इतने क्वेश्चन कहां से पूछे। मैं आपको समझा जो रहा हूं कि अगर आप कंपलसरी ज्यूरिसडिक्शन को एक्सेप्ट करते हो दोनों स्टेट्स, तो मसला आईसीजे उठा सकती है, आपको कंसेंट की जरूरत नहीं है। यहां तक समझ लग गई। इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंपलसरी ज्यूरिसडिक्शन को मानते हैं, यह भी समझ लग गई। लेकिन मसला क्या है? मसला यह है कि इंडिया ने इसमें एक रिजर्वेशन ऐड करवाई हुई है कंपलसरी ज्यूरिसडिक्शन में कि मैं यानी इंडिया उस मसले में आईसीजे की कंपलसरी ज्यूरिसडिक्शन को नहीं मानूंगा जिस मसले में मेरी डिस्प्यूटेंट पार्टी कॉमनवेल्थ कंट्रीज की मेंबर हो या कॉमनवेल्थ कंट्रीज की मेंबर रही हो। कॉमनवेल्थ कंट्रीज कौन से हैं? जो कि यूके की कॉलोनीज हुआ करती थी, वो पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ, तो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ बिकॉज दे वर द यूके कॉलोनीज। तो इंडिया ने इसमें ये रिजर्वेशन ऐड करवाई हुई है कि मैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज में ज्यूरिसडिक्शन को नहीं मानता आईसीजे की, इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान कॉमनवेल्थ का मेंबर है, इसलिए ये तरीका भी अब अप्लाई नहीं हो सकता।